वैसे आरव का दिमाग आपसे ज्यादा तेज है। आप तो बहुत डरपोक है, तभी तो दिल्ली में रहकर भी आज तक एक भी महिला दोस्त नहीं बना पाए। शालिनी मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, महिला दोस्त पर उसने कुछ ज्यादा ही जोर डाल दिया। अच्छा जी, शायद इसे डरपोक होना नहीं कहते, इसे संस्कार कहते हैं। शालिनी, प्यार एक बार दो बार या बार बार नहीं होता। प्यार वो होता है जो एक बार होने के बाद फिर दोबारा से ना हो। हाँ, मैं था सीधा साधा, नहीं थी मेरी कोई महिला दोस्त, क्योंकि मुझे तुम जो मिलने वाली थी, इतनी खूबसूरत, समझदार और शांत स्वभाव वाली, मेरी सिर्फ मेरी पत्नी शालिनी। प्रदीप ने आंखों में प्यार भर के शालिनी की तरफ देखा और बोला। प्रदीप की बातें सुनकर शालिनी की आंखों में प्रदीप के लिए सम्मान और प्यार उमड़ पड़ा। हाँ हाँ, पता है, मेरे हस्बैंड जैसा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड जैसे हैं मेरे लिए बेस्ट है। आपसे अच्छा जीवन साथी मुझे भी नहीं मिल सकता था। मुझे आप पर गर्व है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे मिले हैं, और मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने ससुराल में हूँ। शालिनी खुश होकर बोली, लेकिन बस एक कमी है कि आपको अपने प्यार का इजहार करना नहीं आता। काश आप थोड़े से रोमांटिक होते, इतना प्यार करते हैं तो कभी कभी जता दिया करे, मुझे अच्छा लगेगा। शालिनी बोली। शालिनी, मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत है क्या? तुम तो मेरी आंखों में झांक कर ही समझ जाती हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। रही बात मुंह से बोलने की, तो आंखों की भाषा मुंह की भाषा से ज्यादा अच्छे से समझ आती है। वैसे आज तुम्हारी ये नाराजगी में दूर करने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें प्यार भी करूँगा और अपने प्यार का इजहार भी करूँगा। तुम देखना आज। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, देखती हूँ। आई लव यू तो आपसे बोला नहीं गया, वो तो मैं नहीं बोलती तो आप तो मुझसे कभी कहते ही नहीं, सिर्फ मुझे प्यार ही करते रह जाते और मुझे कोई दूसरा ही ले जाता। शालिनी बोली। ऐसे कैसे ले जाता? वो तो तुमने बोल दिया, अगर तुम नहीं कहती तो मैं कहने वाला था तुमसे। प्रदीप ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, क्या कहते? कैसे कहते, जरा मुझे बताइए। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। शालिनी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी। तुमसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ बिना कहे समझ जाती हो। फिर हम दोनों का प्रेम किसी लफ्जों का मोहताज थोड़ी है। हमारा रिश्ता दिल से दिल का है, हम दिल की जुबान समझते हैं। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, बातें ही करवा लो आपसे, और तो कुछ आता नहीं। बातों के दम पर ही तो मुझे आपने फंसाया है। शालिनी की आंखों में शरारत के साथ साथ बेशुमार प्यार और स्नेह झलक रहा था। फंसाया नहीं शालिनी, रिझाया है। ऐसा बोलो, वो क्या है ना, शेरनियां शेरों के साथ ही अच्छी लगती है, गीदड़ों के साथ नहीं। और तुम तो मेरी जंगल की शेरनी हो। प्रदीप बोला। अच्छा, तो आज ये शेरनी अपने पति का शिकार करना चाहती है? झपट के ऐसे शालिनी ने कहा और आकर प्रदीप के गले से लिपट गई। प्रदीप ने भी शालिनी को अपने बाहों में समेट लिया और फिर दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। अगले दिन आरव की भाभी ने विवेक और उसकी पत्नी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए कहा। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? आरव को अचानक से विवेक को घर बुलाए जाने से शंका होने लगी। अरे कुछ नहीं आरव, वो विवेक तुम्हारा दोस्त है और अभी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, तो उन लोगों को शादी का तोहफा भी तो देना है। फिर विवेक की पत्नी को अभी हम लोगों ने देखा भी नहीं है, वो आएगी तो इसी बहाने उससे मुलाकात हो जाएगी। शालिनी भाभी ने असली बात आरव को नहीं बताई। आरव को हालांकि यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे दोनों को इनवाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए उसने विवेक को फोन मिलाकर कहा। हेलो विवेक, कहाँ है? कहाँ हूँगा, घर पर हूँगा सुबह सुबह। और कहाँ जाऊँगा? विवेक ने कहा। ठीक है, ले मेरी भाभी से बात कर, आरव ने कहा और फोन भाभी को पकड़ा दिया। हेलो, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विवेक, कैसे हो? आजकल आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस जब से साबिया आई है तब से कहीं आना जाना बहुत कम हो पता है। विवेक झेंपते हुए बोला। हाँ ये तो है, अभी नई नई शादी हुई है, पत्नी को टाइम देना ही चाहिए।
उसे कहीं घुमाया फिराया कि नहीं? शालिनी भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, अभी नहीं ले जा पाया। वो क्या है? ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिली, जल्दी ही प्लान कर रहा हूँ कहीं ले जाने की। विवेक बोला। घर में अकेले बेचारी बोर हो जाती होगी नहीं? शालिनी ने कहा। अब क्या करूं भाभी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। विवेक ने मायूस होकर कहा। अच्छा सुनो, एक काम करो, आज शाम को साबिया को लेकर हमारे घर आ जाओ डिनर के लिए, उसका भी मन बहल जाएगा और इसी बहाने हम भी तुम्हारी वाइफ से मिल लेंगे, उसे देख लेंगे। अभी तक देखा नहीं है। शालिनी भाभी ने कहा। आपके घर डिनर के लिए क्या कुछ खास बात है क्या? विवेक ने पूछा। रे नहीं नहीं, बस मम्मी जी कह रही थी कि विवेक की वाइफ को गिफ्ट देना है, उसे देखने जाना है, तो मैंने सोचा आपको ही बुला लेती हूँ, इसी बहाने हम सब देख लेंगे। शालिनी भाभी ने कहा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज शाम को आ जाऊंगा साबिया को लेकर। आप लोग तो मेरे घर के सदस्य जैसे हैं। विवेक ने कहा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, हम सब आपका इंतजार करेंगे। ठीक? शालिनी भाभी बोली। ठीक है भाभी, अच्छा अब रखता हूँ, ऑफिस जाना है, शाम को मिलते हैं, कहकर विवेक ने फोन रख दिया। आरव शालिनी भाभी को शंका से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ऊहापोह को स्थिति थी। ऐसे क्या देख रहे हो आरव बाबू? शालिनी भाभी ने चुटकी बजाकर जैसे आरव को जगाया हो। कुछ नहीं, आरव ने अपनी नजरें हटाते हुए कहा और बाहर चला गया। अब पता चलेगा बच्चू, मुझसे क्या छुपा रहे हो? आज तुम्हारे सारे राज बाहर निकल कर रहेंगे। शालिनी भाभी मन ही मन बुदबुदाई और फिर अपने कामों में उलझ गई। आरव, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो क्या? प्रदीप और उसके पापा तैयार होकर ऑफिस जाने को तैयार थे। आरव को देखकर बोले। नहीं पापा, मैं नहीं जा रहा, आरव ने कहा। घर में रहकर ही क्या करोगे? पूरा दिन इधर उधर पड़े रहोगे। चलो, आरव के पापा ने कहा। ऑफिस जाकर ही क्या करूंगा, आप और भैया तो हो ही, मेरा क्या काम है? आरव ने कहा। अरे तो हुआ, ऑफिस में क्या काम की कमी भी है? कुछ भी कर लेना, अकाउंट ही देख लेना। पापा जी बोले। फिर किसी दिन आकार देख लूंगा पापा, आज मूड नहीं है। आरव ने बोला। ये क्या बात हुई, मूड नहीं है? क्या हो गया तुझे? कुछ पूछो तो कुछ बताता भी नहीं, चेहरा जाने क्यों सूजा रखा है। आजकल तेरे मिजाज का कुछ पता ही नहीं चलता। आरव के पापा मना करने भड़कते हुए बोले। पापा प्लीज रहने दो, सही तो कह रहा है, क्या करेगा ऑफिस जाकर? उसके लायक कुछ काम भी तो हो, वहाँ छोड़िए उसको, अगर उसका मन नहीं है तो क्यों फोर्स कर रहे हैं? प्रदीप भैया बोले। एक तुम और एक तुम्हारी मम्मी और तो और शालिनी भी सबके सब मुझे ही समझाने लगते हो। इसको कोई नहीं समझाने वाला है, ना जाने क्या करता है, दिन भर सबके सब मिलकर इसे बिगाड़ रहे हो। आंख के पापा भन्नाते हुए बोले। आरव सिर झुकाए चुपचाप सब सुन रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा आप चलो ऑफिस वरना लेट हो जाएगा। गुप्ता जी मीटिंग के लिए आज आने वाले हैं, प्रदीप बोला। गाड़ी में बैठकर प्रदीप ने अपने पापा से कहा। पापा आप न आरव के लिए कुछ सोचो, इस तरह से उस पर गुस्सा करने से क्या होगा? उसे कोई जिम्मेदारी दो और उसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका दो। प्रदीप ने कहा। तू ही बता क्या करूं, उसका काम में मन ही नहीं लगता। ऑफिस में काम की कमी है क्या? इतने सारे ऑर्डर हैं, फ्लेक्स और बिनायल के, अगर 24 घंटे दिन रात प्रिंटिंग करे तब भी पूरा नहीं होता और इसको कोई काम ही नहीं दिखता। आरव के पापा गुस्से से बोले। पापा मैं एक सजेशन दूं, अपनी फेस 2 वाली यूनिट को दोबारा शुरू कर देते हैं और उसे आरव के हवाले कर देते हैं। इससे 2 फायदे रहेंगे, एक तो हमारा ऑर्डर टाइम पर निकल जाएगा और दूसरा आरव की काबिलियत प्रूव हो जाएगी, सब कुछ उसके हवाले रहेगा। ऑर्डर है ही हमारे पास, जिससे दोनों यूनिट का काम चल जाएगा। प्रदीप ने कहा। प्रदीप उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बेटे, कुछ दिन हमारे साथ रह लेता तो उसे थोड़ी सी नॉलेज तो मिल जाती, पूरी यूनिट की जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़नी ठीक रहेगी क्या? आरव के पापा ने कहा। पापा आरव में कैपेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, सिर्फ कमिटमेंट की कमी है। एक बार उसकी वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तो फिर देखना वो सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लेगा। फिर अपने यहाँ के स्टाफ को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे।
जिससे आरव को कोई दिक्कत न हो। एक बार आरव को मौका तो दो, क्या पता वो हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। प्रदीप बोला। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा तो कर ले, वैसे भी कुछ न कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक ऐसे इधर से उधर भटकता फिरेगा। आरव के पापा ने कहा, ठीक है पापा, मैं आज ही गुप्ता जी से मीटिंग अटेंड करने के बाद फेज 2 कंपनी का विजिट करता हूं और देखता हूं कि कैसे क्या करना है। प्रदीप बोला, ठीक है। पापा जी ने कहा। शाम को विवेक साव्या को लेकर आरव के घर आया। आरव की मम्मी भाभी दोनों ने साव्या का नई नवेली बहू के जैसे सम्मान और स्वागत किया। शालिनी भाभी ने सारा इंतजाम पहले ही करके रखा था। उन्होंने दोनों की आवाभागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबके सब साव्या से बहुत ही अपनेपन प्यार से मिले। आरव की मम्मी ने साव्या को मुंह दिखाई में एक पायल भी दिया। हालांकि साव्या बार बार मना कर रही थी, लेकिन आरव की भाभी और मम्मी के बार बार कहने पर उसे मजबूरन लेना पड़ा। डिनर खत्म होने के बाद शालिनी भाभी सारा बर्तन समेटने लगी। तभी साव्या आ गई और वह भी बर्तन समेटने में शालिनी की मदद करने लगी। शालिनी और आरव के घर वालों के व्यवहार और अपनेपन से वह बहुत ही गदगद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका खुद का परिवार हो। प्रदीप भैया विवेक को लेकर बाहर थोड़ी देर टहलने चले गए और घर में सिर्फ साव्या रह गई। साव्या बिना कहे ही शालिनी भाभी के मदद के लिए आ गई और शालिनी के साथ ही जूठे बर्तनों को समेटने में शालिनी की मदद करने लगी। अरे 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 साव्या, ये तुम क्या कर रही हो? तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। शालिनी भाभी ने साव्या को रोकते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं करवा देती हूँ। साव्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, आज आप हमारी मेहमान हैं, पहली बार हमारे घर आई है, मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ, आप जाइए मैं कर लूंगी। शालिनी ने साव्या का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाभी, मेहमान नहीं हूँ मैं, आप लोगों का स्नेह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा घर है और आप मेरी परिवार की सदस्य, आप बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी के जैसी है और अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। साव्या ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन आप ये सब मत करो, मैं कर रही हूँ, आप बस मेरे पास खड़ी हो जाओ, बस मुझसे बात करो और कुछ मत करो, बातें करते करते मुझे काम करने में मजा आता है। शालिनी भाभी बोली। साव्या ने चुपचाप बर्तन रखा और शालिनी के पास जाकर खड़ी हो गई। शालिनी भाभी ने पहले तो घर परिवार और इधर उधर की ढेर सारी बातें की और फिर मौका देखकर साव्या से आखिरकार पूछ ही लिया, साव्या एक बात बताओगी क्या? शालिनी ने अचानक से गंभीरता से पूछा। जी भाभी जी, पूछिए क्या बात है? साव्या ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी शादी में जब आरव भैया गए थे तब क्या हुआ था? शालिनी ने सीधा और सपाट सवाल किया। उन्होंने अंधेरे में तीर छोड़ा, क्या हुआ था, क्या मतलब? साव्या चौंक गई। उसे पहली बार में सच में कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरा मतलब था, वो कौन सी लड़की थी जिसके साथ आरव की जान पहचान हुई थी? शालिनी भाभी ने पूछा। साव्या की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। साव्या ने इस तरह शालिनी को अपने तरफ देखते देखकर कहा, वो भूमिका थी भाभी, मेरे चाचा की लड़की साव्या कोलगा की। शालिनी भाभी को सब पता है। साव्या, मुझे भूमिका के बारे में बताओ और यह भी बताओ कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? शालिनी भाभी ने पूछा। मुलाकात क्या, बस ऐसा समझ लीजिए कि चंद दिनों की जान पहचान और दोनों मिले और फिर बिछड़ गए, और तो और अब दोनों बिल्कुल एक जैसे इस कदर नकचढ़े हैं कि अब तो दोनों एक दूसरे को बात करना तो दूर देखना और बात करना भी पसंद नहीं करते। अचानक से दोनों में ऐसी न जाने कौन सी दुश्मनी हो गई कि अब तो बस दोनों एक दूसरे के चेहरे से भी नफरत करने लग गए। साव्या ने उदास होकर बताया। ऐसी क्या बात हो गई दोनों के बीच में जो दोनों इस कदर नफरत करने लगे? शालिनी भाभी ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं भाभी, बस दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो गई और फिर उस लड़की ने आरव भैया को थप्पड़ मार दिया। शालिनी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। क्या थप्पड़ मार दिया? वो भी आरव भैया को? शालिनी भाभी हल्की सी चीख पड़ी। ऐसा क्या कर दिया था आरव भैया ने जो इस लड़की ने भैया को थप्पड़ मारा?
साबिया मुझे पूरी बात बताओ। शालिनी को भूमिका के आरव को थप्पड़ मारने की बात सुनकर बुरा लगा और उन्हें जल्द से जल्द पूरी बात जानने की उत्सुकता सी मच गई। भाभी दरअसल बात यह है कि इतना कहकर साबिया ने शालिनी भाभी को भूमि और आरव के मुलाकात से लेकर सारी कहानी बता दी और फिर चुप हो गई। साबिया आरव का गुस्सा बिल्कुल जायज है। आरव न तो इतनी जल्दी किसी लड़की से इम्प्रेस होता है न ही किसी के पीछे पड़ता है। आरव वैसा है नहीं जैसे भूमिका ने उसे एज्यूम कर लिया। अगर भूमि को उसने पसंद किया था तो भूमि को उसकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे कैसे उसने थप्पड़ मार दिया। भूमिका की इस हरकत से आरव को कितना बुरा लगा होगा उसे पता होना चाहिए। शालिनी भाभी को भी भूमि पर गुस्सा आ रहा था। भाभी मैंने भूमि को समझाया था और मैं मानती हूँ उसे आरव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन शायद आरव को मालूम नहीं था कि भूमि को निक्टोफोबिया है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए जब आरव ने उसे कमरे में खींचा तो वह बुरी तरह से डर गई और शायद इसी घबराहट में उसने आरव के साथ ये हरकत कर दी। वैसे भूमि बहुत ही अच्छी लड़की है और सुंदर भी, साबिया ने कहा। हम्मम तो यह बात है, तभी नवाब साहब आजकल इतने उदास है। शालिनी भाभी मन ही मन बुदबुदाई। शालिनी भाभी का मकसद पूरा हो गया था जिस वजह से उन्होंने विवेक को अपने घर पर बुलवाया था, वह वजह पूरा हो गया था। थोड़ी देर बाद विवेक भी वापस आ गया और फिर शालिनी और विवेक वापस अपने चले आए। आखिर में आरव के पापा ने अपनी दूसरी यूनिट को चालू कर दिया। हालांकि वह आरव के लिए चालू किया गया था, लेकिन अभी जब तक उसका सारा सेटअप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रदीप ही वहां का सारा हिसाब किताब और देख रेख खुद देख रहा था। और इसी वजह से मजबूरी में आरव को अपने पापा के साथ अपने पुरानी यूनिट पर अपनी पुरानी कंपनी में खुद भी जाना पड़ता और प्रदीप भैया के ना रहने पर वहां का सारा काम भी संभालना पड़ता था। धीरे धीरे आरव का काम में मन लगने लगा और उसे भी इंटरेस्ट आने लगा। करीब करीब 1 महीने तक यही सिलसिला चला और प्रदीप आरव के इन्वॉल्वमेंट से बहुत खुश था। आरव के आ जाने से उसका काम बहुत आसान हो गया। अब वह अच्छे से बाहर के कामों को कर पाता था। आरव की दिनचर्या बदल गई। अब वह बेहतर तरीके से खुद को मैनेज कर पा रहा था। कंपनी जाने की वजह से उसे थोड़ा वक्त भले ही कम मिल रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह डिप्रेशन से बाहर निकल रहा था। आरव ने पूरी तरह से खुद को अपने काम में झोंक दिया। वह पूरी मेहनत से कंपनी संभालने लगा और मेहनत करने लगा, लेकिन उसका दिल आज भी उसके शौक वो पूरे करता था। उसे किताबें पढ़ने का आज भी शौक था और उन किताबों के पन्नों में अपनी लिखी हुई स्टिकी नोट चिपकाने का भी। आज भी खाना खाने के बाद आरव पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी पुरानी किताब पर पड़ी जिसका नाम था मेरी याद। किताब पर नजर पड़ते ही आरव ने उसे निकाल लिया और फिर खोलकर उसे देखने लगा। इस किताब से उसे बहुत लगाव था। यह उसकी वही किताब थी जो उसने भूमि को देने का वादा किया था। ना जाने क्यों अचानक से उसे भूमि का ख्याल आ गया। अचानक उसके आंखों के सामने ट्रेन का वह मंजर घूम गया जब भूमि को किताब मिली थी और वह बच्चों की तरह खुश हो गई थी। आरव अपनी वही किताब लेकर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे पढ़ने लगा, पर आज उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जैसे ही वह किताब के पन्नों पर नजर डालता ऐसा लगता जैसे किताब के सारे अक्षर अपने आप मिट गए हो और उसकी जगह पर भूमिका का कभी मुस्कुराता, कभी मुंह बिचकाता, कभी खिलखिलाता और कभी गुस्से वाली सूरत झांकने लगती। अचानक उसके दिल में कुछ आया और उसने पास में पड़े हुए एक स्टिकी नोट के पेज को निकाला और उस पर अपने पेन से कुछ लिखने लगा। तुम मुस्कुराती पूर्णिमा के चांद जैसी हो, सितारे से टूटते हैं, तुम्हारे काले बालों से बदली सी छा जाती है, नजरों के झुक जाने से गुलाब सा झड़ता है, इन गुलाबी गालों से ओठों पर पानी की बूंद सबनम सी लगती है, जिस्म तराशा हुआ संगमरमर की मूरत है, भुक्कड़ नकचड़ी चूहिया तुम लाख बुरी सही पर पता क्यों भूलती ही नहीं तुम्हारी सूरत है, तुम्हारा अजनबी। लिखकर आरव ने उस स्टिकी नोट को किताब के आखिरी पन्नों पर चिपका दिया। अब आरव का दिल उदास और बुरी तरह बेचैन हो गया।
उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। आरव ने अपने हाथ में पकड़े हुए किताब को बंद कर दिया। न जाने क्यों उसे आज भूमि की इतनी याद क्यों आ रही थी। आरव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने किताब को सीने पर रखकर सोचने लगा। भूमि से मुलाकात लेकर भूमि के साथ बीता हुआ उसका एक एक पल किसी फिल्म की तरह उसके आंखों के आगे चलने लगा। ट्रेन का वह खूबसूरत सा मंजर याद करके अनायास ही उसके ओठों पर मुस्कुराहट सी तैर गई। भूमि के साथ शरारत, भूमि के साथ बैठकर खाना खाना और जूते चुराई, कैसे उसने भूमिका को अपने पाले में किया था। यही सोचकर आरव का दिल खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी उसको भूमि से अपना किया हुआ अपना वादा याद आया और अचानक से उसने अपनी आंखें उठाकर उस किताब को देखा जिसे देने का वादा उसने भूमिका से किया था। वह जल्दी से उठा और उसने अपने उस किताब को रैप किया। उस पर भूमि के घर का वो एड्रेस जो विवेक ने उसके पास सेंड किया था लिख दिया और मुस्कुराते हुए देखने लगा। पर अचानक से भूमिका का उसके साथ किया गया व्यवहार और बात न करना और तो और उसके थप्पड़ की टीस और उसके कहे गए बातों को याद करते ही आरव का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में जो प्यार था वो गायब होकर उसकी जगह नफरत ने ले ली। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए किताब को अपने बिस्तर पर फेंक दिया और बोला, आई हेट यू भूमि, कुछ नहीं भेजूंगा तुम्हें। तुम्हारी जैसी घमंडी लड़की के लिए आरव के पास भी समय नहीं है। तुम्हारे जैसी बहुत मिलेगी। उसके दिमाग ने, उसके नफरत ने उसके दिल पर और उसके प्यार पर एक बार फिर से कब्जा जमा लिया। आरव ने अपने दिमाग को झटका दिया और फिर अपने दिल से, अपने दिमाग से भूमिका का ख्याल निकालकर दूर फेंक दिया, बिल्कुल दूर, शायद हमेशा के लिए। अगले दिन आरव तैयार होकर अपने पापा के साथ ऑफिस चला गया। आज प्रदीप थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि शालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था और उसी को दिखाने के लिए वह प्रदीप के साथ चली गई थी। प्रदीप को आज एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी कर रहा था। शालिनी यार, मेरी ब्लू टाई कहाँ है, दे दो, बहुत लेट हो गया हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्रदीप ने जल्दबाजी करते हुए कहा। शालिनी प्रदीप की ब्लू टाई ढूंढ रही थी लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। अचानक से उसके दिमाग में आया कि क्यों न आरव के कमरे में देखा जाए और उसने भागकर आरव के कमरे में देखा। प्रदीप की टाई वहीं पर थी, शायद कल गलती से आरव के कपड़ों के साथ आ गई होगी। शालिनी ने टाई उठाया और बाहर की तरफ जाने वाली थी कि रात को आरव का रैप किया हुआ किताब उसे आरव के बेड पर पड़ा हुआ ही दिखा गया। शालिनी चौंक गई और उसने जल्दी से किताब उठाई और देखा, उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। शालिनी को लगा कि आरव ने किसी को कुछ भेजने के लिए रेप किया होगा लेकिन भूल गया, इसीलिए उसने वह किताब भी उठा लिया और फिर उसे लेकर प्रदीप के पास आ गई। उसने प्रदीप के गले में टाई बांधी, उसका कोट उसे पकड़ाया और फिर वह किताब भी प्रदीप की तरफ बढ़ा दिया। क्या है? प्रदीप ने चौंककर पूछा। पता नहीं क्या है, लेकिन लग रहा है आरव ने कहीं कुछ भेजने के लिए कुछ पैक किया था और भूल गया। एक काम कर, इसे पोस्ट कर देना। पता नहीं क्या है इसमें, क्या पता कुछ जरूरी हो, शालिनी ने प्रदीप से कहा। प्रदीप ने जल्दी से वह किताब पकड़ लिया और बाहर निकल गया। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आरव को ऑफिस संभालते 4 महीने से ज्यादा हो गए। वह बहुत ही सख्त था और डेडिकेटेड था, उसे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरव ने कंपनी के लूप होल को काफी हद तक दुरुस्त कर दिया जिसकी वजह से कंपनी की अच्छी खासी तरक्की भी हुई थी और इन्हीं सब वजहों से आरव के पापा और आरव के भैया प्रदीप आरव से बहुत खुश थे। आरव के कंपनी में कई लड़कियां थी जो काम करती थी, कोई डिजाइनर थी तो कोई ऑपरेटर, लेकिन अब आरव को मानो लड़कियों से एलर्जी हो गई हो। अगर गलती से भी कोई आरव से चिपकने की कोशिश भी करती थी तो आरव के कहर से उसे गुजरना पड़ता। उस एक वाकये के बाद से ही ना जाने क्यों आरव को किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। उल्टा अगर कभी वह किसी लड़की को उसे गौर से या एकटक घूरते या ताड़ते भी देख लेता तो बुरी तरह से बिफर जाता और खरी खोटी सुना देता।
ना जाने क्यों उसे किसी भी लड़की का अपनी तरफ देखना भी गवारा नहीं था, और अगर गलती से कोई भी उसके करीब आ जाती थी तो उसी वक्त आरव उसकी इतनी ज्यादा उतार देता था कि इतनी खरी खोटी सुना देता था कि वो बेचारी रो देती थी। भूमि के उसके गाल पर मारे गए एक थप्पड़ के निशान शायद उसके दिल पर इस हद तक छप गए थे कि उसे कहीं न कहीं हर लड़की से नफरत हो गई थी, और उसका खामियां न जाने कितनी को भुगतना पड़ रहा था। आरव के इस रवैये की वजह से उसके पापा और भैया भी परेशान थे, और उसे ऐसा न करने के लिए बार बार समझाते। शायद उन लोगों को आरव की यही एक आदत बुरी लगती थी, लेकिन आरव की ये हरकत कम होने की जगह दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसका लड़कियों के लिए चिड़चिड़ापन और नफरत की वजह से कोई भी लड़की एक महीने से ज्यादा उसके कंपनी में नहीं टिक पाती थी। हालांकि आरव ने खुद को काम में झोंक दिया था, उसकी मेहनत से उसके पापा और भैया दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आरव के इस रवैये से उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी की लड़कियां आरव से बात करने से भी घबराती थी, और पूरे स्टाफ में आरव की इमेज एक खड़ूस और गुस्सैल इंसान की बन गई थी। आरव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि बड़े सर बुला रहे हैं। आरव कुर्सी से उठा और फिर पापा के केबिन में पहुंचा। जी पापा, आपने बुलाया? आरव ने कहा। आरव, ये प्रेजेंटेशन लो और दिल्ली में एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ चले जाओ। एक मल्टीनेशनल कंपनी के जनरल मैनेजर हैं नितिन शुक्ला जी, उन्होंने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए एड प्लान किया है और पूरे देश में जगह जगह होर्डिंग लगवानी है। मैंने मीनल डिजाइन से 4-5 डिजाइन और ये प्रेजेंटेशन तैयार करवाया है। तुम जाकर उनसे मीटिंग कर लो और जो जो उन्हें पसंद हो उसे फाइनल करके एडवांस ले लेना। क्यूटेशन और जरूरी कागजात इस फाइल में है। अगर उन्हें हमारी डिजाइन और हमारे रेट समझ में आते हैं तो फिर ये एग्रीमेंट साइन करवा लेना। जी पापा, ठीक है, आरव ने कहा। आरव बेटे, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, प्रदीप बिजी है वरना तुम्हारे साथ भेज देता, कोई गड़बड़ी मत करना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो लाखों का प्रॉफिट है, तो सब अच्छे से करना और सोच समझकर दिल दिमाग खोल कर करना, वैसे तो तुम खुद ही समझदार हो। आरव के पापा ने कहा। आप टेंशन मत ले पापा, मैं संभाल लूंगा। आरव ने मुस्कुराते हुए बोला। गुड जाओ, 3 बजे का टाइम है, लेट मत करो। तुम मेरी टेंशन मत लेना, काम निपटा कर सीधे घर आ जाना। मैं प्रदीप के साथ घर चला जाऊंगा, वो फेज 2 से आते हुए मुझे पिक कर लेगा। जी पापा कहकर आरव ने फाइल उठाई और बाहर निकल गया। आरव ने अपनी गाड़ी उठाई और खुद ड्राइव करता हुआ कनॉट प्लेस पहुंचा, जहां उस कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस था। दरअसल वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाती थी और साथ ही साथ कई सारे होम अप्लायंस और मोबाइल फोन भी। अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना था, जिसमें इन 1 साल के सारे फ्लेक्स बैनर और पोस्टर उसी के कंपनी में छपेगा जहां से डील फाइनल होगी। और अगर यह डील हो जाती तो पूरे साल ऑर्डर के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की करते नहीं थी। और यही डील करके आरव को आज फाइनल करनी थी, जिसके लिए उसके पापा जी उसे भेजा था। भूमि के पापा के पैरालाइसिस अटैक के बाद उनका लेफ्ट वाला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया था और काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से कंपनी ने उन्हें वक्त से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया। उनकी हालत भी नहीं थी कि वो अब आगे अपने जॉब को कंटिन्यू कर पाते। भूमि के घर में कमाई का इकलौते साधन उसके पापा की जॉब थी, जो अब नहीं रही। दिल्ली जैसे शहर में खुद को अपनी उसी डिग्निटी के साथ बनाए रखना और अपने सभी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। फिर जब ऊपर से पापा के इलाज में भी पैसे लग रहे हो, धीरे धीरे पापा की सारी सेविंग खत्म हो रही थी, और यह बात भूमि के मम्मी और पापा दोनों को परेशान करने के लिए काफी थी। आगे उन्हें भूमि के भविष्य और शादी ब्याह की चिंता सताने लगी थी। हालांकि भूमि उन्हें हौसला देती थी, लेकिन सिर्फ हौसले से ही जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती थी। शायद इसीलिए अपना डिप्लोमा खत्म करने के बाद भूमि ने कई सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था।
वक्त के थपेड़े ने भूमि के चेहरे से उसकी खिलंदजगी को छीन लिया। उसकी शरारत, उसका चुलबुलापन, उसकी सैतानी सब के सब सिमटकर जैसे अंधेरे कोने में बैठ गए और उसकी जगह पर मैच्योरिटी और गंभीरता ने ले लिया था। वक्त के साथ साथ उसकी जरूरतों और शौक भी या तो खत्म हो गए या फिर बदल गए थे और उसकी जगह पर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करने और उन्हें संभालने का जज्बा पैदा हो चुका था। वह तूफान में जो बिना किसी स्टेशन पर रुके सरपट भाग रहा था, अब हर स्टेशन पर कुछ पल रुकने लगा था और इंतजार करने लगा था। अब भूमि की वह गाड़ी जिंदगी के हर स्टेशन पर चंद लम्हे रुककर कुछ खुशियों को अपने डिब्बे में बैठाता और कुछ परेशानियों को अपनी गाड़ी से उतारता था। भूमि को एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, बड़ी कंपनी थी और साथ ही साथ पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी भी थी। रोज सुबह उठकर भूमि की भागा दौड़ी शुरू हो जाती थी। आज उठने में थोड़ा देर हो गया। ऑफिस की बस छूटने का खतरा मंडराने लगा, इसीलिए भूमि बिना कुछ खाए और बिना लंच लिए जाने लगी। भूमि की मम्मी ने उसे टोका, भूमि कुछ ले लो बेटा। नहीं तो लंच कैसे करोगी, मम्मी जी ने चिंता से कहा। मम्मी आप परेशान मत हो, मैं कुछ लेकर खा लूंगी, मेरे ऑफिस की बस मुझे पिक करने आ रही होगी, मैं निकलती हूँ, आप पापा को दवाई खिला देना। भूमि ने जल्दबाजी अपनी मम्मी से कहा। व्हाइट कलर का सादा और सिंपल सा सूट जिस पर सफेद धागे से ही कढ़ाई हुई थी, गहरे नीले रंग का लेगी, हाथों में एक लेडीज घड़ी और दूसरे हाथ में एक कंगन, कानों में छोटे छोटे ईयररिंग और गले में एक लॉकेट, चेहरे पर मेकअप के नाम पर हल्की सी क्रीम और आंखों में काजल। बालों की सारी स्टाइलिश कटिंग खत्म करके उसे बेहद सिंपल और सादा कर लिया था, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नगदार क्लेचर के सहारे रुके हुए थे। उसका भरा हुआ बदन भी काफी हद तक स्लिम ट्रिम हो चुका था, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि इस सादे और सिंपल से लुक और कपड़ों में भी भूमि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। पर एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो ये था कि उसकी चमकदार आंखों की चमक जैसे वक्त के साथ साथ कहीं गुम हो चुकी थी। भूमि ने अपने पैरों में अपनी चप्पल डाली और अपने पर्स को समेटकर बाहर निकल गई। अपने हर रोज के मंजिल के तरफ आरव अपनी सिल्वर कलर की लंबी सी गाड़ी लेकर कनॉट प्लेस के उस लोकेशन पर पहुंचा जहां उसे जाना था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और फिर अपने बगल के सीट पर पड़ी हुई अपनी फाइल उठाकर उसने अपने हाथ में ले ली। गहरे नीले रंग का प्लेन शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स, पैरों में चमचमाते हुए काले और चमकदार जूते, हाथों में एक महंगी सी घड़ी, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा, चौड़े कंधे और तराशा हुआ सीना, चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ और सख्ती लिए आरव गाड़ी से उतरा और गाड़ी को लॉक करके लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अंदर जाने लगा। कंपनी के गेट पर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भी आरव को और उसकी पर्सनालिटी को देखकर सलामी ठोकने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन आरव ने पलटकर उसे जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा और सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत सी लड़की मेकअप पोत कर बैठी हुई थी। आरव ने उसे देखा और बोला, एक्सक्यूज मी, आई एम आरव फ्रॉम यूनिक प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आई हैव अपॉइंटमेंट विथ मिस्टर नितिन शुक्ला। लड़की ने नजर उठाकर आरव को देखा और एक पल के तक उसे अलपक देखने लगी। आरव के ओठों पर एक खुदक भरी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और चेहरा तनने लगा। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे चेहरे का पोस्टमार्टम बाद में कर लेना, थोड़ा काम कर लो, आरव ने बेरुखी से और सख्ती से कहा और एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आई एम सॉरी, मैं अभी सर से बात करती हूँ। आरव की ऐसी खरी बात सुनकर वह लड़की सकपका गई और उसने तुरंत ही अपने सामने पड़े इंटरकॉम एक नंबर मिलाया। सर, कोई आरव आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं, उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट है, लड़की ने पूछा। उसने 1 मिनट का पाज लिया और फिर बोली, ओके सर, मैं बोल देती हूँ। आई एम सॉरी सर, सर थोड़ा बिजी है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए काफी मंगवाती हूँ। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल तरीके से कहा, जी थैंक यू, काफी की कोई जरूरत नहीं है,
आई डोंट लाइक कॉफी, आरव ने सपाट स्वर में कहा और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। वह अपने हाथ में पकड़ी फाइल खोल कर देखने लगा और पढ़ने लगा। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर भी मारता जा रहा था। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने आरव को अंदर भेजा। आरव अपनी फाइल संभाले अंदर चला गया। अंदर जाते हुए पीछे से उसे अपनी पीठ पर उस रिसेप्शनिस्ट लड़की की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन उसने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। आरव मैनेजर के केबिन में पहुंचा। बड़ा सा केबिन और बड़ी सी टेबल के पीछे नितिन बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब करीब आरव जितनी या आरव से थोड़ी सी ज्यादा होगी। उसके सामने उसकी ही कंपनी का एक लैपटॉप और कई सारी फाइल पड़ी हुई थी। आओ आओ आरव, तुम्हारे भैया का मेरे पास फोन आ गया था। सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा यार, नितिन ने दोस्ताना लहजे से कहा, जैसे वह आरव को पहले से जानता हो। हालांकि आरव उससे पहली बार मिल रहा था। कोई बात नहीं सर, आरव जब से यहाँ आया था शायद पहली बार मुस्कुराया था। आओ बैठो, क्या लोगे, चाय या कॉफी, नितिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जो आपको पसंद हो वही मंगा लीजिए। आरव ने नितिन का दोस्ताना रवैया देखा तो धीरे धीरे उसकी भी झिझक खुलने लगी। यार पसंद की बात मत करो, पसंद की बात करोगे तो मुझे तो दोनों ही नहीं पसंद है, फिर कुछ और मंगाना पड़ जाएगा, नितिन ने हंसते हुए कहा। आरव भी नितिन की बातों का मतलब समझकर हंसने लगा। नितिन ने अपने टेबल पर पड़े हुए बेल को दबाया। थोड़ी देर बाद एक ऑफिस बॉय अंदर आया। यस सर, उसने हल्का सा गेट खोलकर पूछा। अरे 2 कॉफी ले आओ और शुभम जी और मल्होत्रा साहब को भी मेरे पास भेजो, नितिन ने कहा। जी सर कहकर वह लड़का चला गया। थोड़ी देर बाद 2 लोग केबिन में और आ गए। यस सर, उनमें से एक ने पूछा। जो और कोई नहीं, मल्होत्रा साहब ही थे। मल्होत्रा साहब इनसे मिलिए, ये आरव है, हमारी कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन चलने वाला है उसी के लिए आज ये कुछ प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं। आप सब उसे देखो और उसकी कमियों और खूबियों को देखो। क्या यह जो डिजाइन इन्होंने बनवाया है वो ठीक है या फिर कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं, नितिन ने पूछा। जी जरूर मल्होत्रा साहब, आरव कहाँ है, वो प्रेजेंटेशन निकालो और दिखाओ, नितिन ने आरव की तरफ घूमकर कहा। आरव ने पेन ड्राइव निकालकर नितिन को पकड़ा दी। नितिन ने उसे अपने लैपटॉप में लगाया और फिर सामने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन शुरू कर दिया और सारी लाइट बंद कर दी। अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया है। अरे 1 मिनट, वो जो अभी नई नई डिजाइन रिक्रूट किया है उसे भी बुला लो, जरा हम भी देखें कि वो इतने बड़े कंपनी में काम करने लायक है या फिर उसे हमारे एचआर वालों ने सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर ही उसे हायर कर लिया है। नितिन के आंखों में एक चमक आ गई और उसने हंसते हुए कहा। शुभम तुम जाओ और जाकर उसे बुलाकर लाओ, नितिन ने अगला आदेश शुभम को दिया। जी सर, शुभम उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो उसके साथ एक लड़की थी। लड़की शांति से चलती हुई आरव के बगल से गुजर गई। आरव ने ऐसे ही उस लड़की के ऊपर निगाह डाली और उछल गया, जैसे एक साथ सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया। वो लड़की और कोई नहीं भूमिका थी। भूमिका के यह इस तरह मिलने की उम्मीद आरव को बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उसे दूर दूर तक अंदेशा था। और अब अचानक इतने दिनों बाद आरव ने भूमिका को देखा। उसकी तो जैसे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन भूमिका ने आरव पर ध्यान नहीं दिया, वह तो सीधा नितिन से ही मुखातिब थी। भूमिका, ये जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर चलने जा रहा है इसे ध्यान से देखो और अगर कुछ कमी मिलती है तो बताओ, तुम भी डिजाइनर हो, अगर इसके डिजाइन में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगता है तो उसे बताओ, या कोई सलाह कोई सुझाव जो भी तुम्हें लगता है बताना, ये तुम्हारा टेस्ट है ऐसा समझना, नितिन ने भूमिका से कहा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, भूमिका ने कहा। ओके, तुम एक काम करो, एक कुर्सी खींच लो और कागज और पेन लेकर मेरे बगल आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ से स्क्रीन सीधा और साफ दिखेगा, नितिन ने कहा। नितिन के इस तरह कहने पर भूमिका हल्के से कसमसाई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी नुमाया हुई।
लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने कुर्सी खींच ली और बैठ गई। शुभम ने एक बार फिर से सारी लाइट बंद की और फिर नितिन ने प्रेजेंटेशन प्ले कर दिया। आरव का पूरा दिमाग हिला हुआ था, उसका दिमाग घूम गया। एक तो पहले ही वह भूमिका को यहाँ देखकर हैरान परेशान था, फिर नितिन की हरकतों से लग रहा था कि वो भूमिका के साथ ठीक नहीं है। उसका भूमिका के लिए ऐसा रवैया और इरादे, उसे एक पल भी नहीं लगा कि वो नितिन का भूमि को अपने पास बैठने का असली मकसद क्या है ना जान पाता, और यही बात आरव को परेशान करने के लिए काफी थी। नितिन के लिए उसके दिल में एक गुस्सा भर गया। लाइट बंद होते ही नितिन ने अपनी कुर्सी भूमिका के और पास सरका ली और बिल्कुल पास आकर फुसफुसाकर बोला, ध्यान से देखना भूमिका, और अगर कोई कमी लगे तो नोट करती जाना, और बिल्कुल भी मत घबराना में होना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कहकर नितिन ने भूमिका के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। भूमिका के पूरे बदन में तो जैसे आग लग गई। नितिन की इस हरकत पर उसने खा जाने वाली नजरों से नितिन को घूरा और अपना हाथ गुस्से से हटा लिया। नितिन झेप गया सामने स्क्रीन पर देखने लगा। आरव की आंखों में नितिन की हरकत खटकने लगी थी और उसने भूमिका को नितिन को गुस्से से घूरते भी देखा। इसी वजह से स्क्रीन पर चल रहे प्रेजेंटेशन की तरफ उसका ध्यान कम लग रहा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। एक तो भूमिका ने आरव को इतने दिनों से देखा नहीं और उस पर एंग्री यंग मैन लुक, हल्की दाढ़ी और मस्कुलर मैन। भूमिका अब तक न पहचान पाड़ कि ये जो सामने बैठा है ये आरव है। और लाइट बंद होने की वजह से केबिन में काफी अंधेरा भी था और साथ ही साथ उसका दिमाग तो आधा प्रेजेंटेशन में था और आधा नितिन की हरकतों से खुद को सुरक्षित रखने में। उसे कहाँ वक्त था कि वो आरव पर ध्यान दे पाती। आरव बार बार देखता कि भूमिका के चेहरे पर एक परेशानी थी और आंखों में हल्का सा गुस्सा। वो बार बार अपने कुर्सी को हिला रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं थी, और बार बार उसके हिलने से कुर्सी की हल्की हल्की आवाज आरव के कानों से नहीं छुप पाई, क्योंकि आरव अपने खुद के प्रेजेंट किए गए प्रेजेंटेशन की तरफ कम और भूमिका की तरफ ज्यादा ध्यान लगाकर जो बैठा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो नितिन भूमि से थोड़ा दूर हो गया और बोला, शुभम लाइट जलाना। लाइट जलते ही आरव ने भूमि का चेहरा देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो बेहद तकलीफ में हो, और चेहरे पर एक गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसका बस चलता तो वह यहाँ से कब से उठकर भाग जाती। आरव ने भूमि का उदास और बेबस चेहरा देखा तो उसकी मुट्ठियां तन गई। भूमि के आंखों में भर आए पानी को देखकर एक ही सेकंड में उसे समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके चेहरे पर एक गुस्सा और तनाव क्यों है। आरव का रक्त उसकी धमनियों में जोर से दौड़ने लगा और चेहरे पर एक गुस्सा और नफरत सी फैल गई। कैसा लगा आप सबको? नितिन ने सबसे पूछा और फिर भूमिका की तरफ देखकर पूछा, भूमिका तुम्हें कैसा लगा? ठीक है सर, भूमिका ने बड़ी मुश्किल से आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज गहरे कुएं से आई हो। अच्छा तुम जाओ अपना काम करो, पॉइंट नोट किया है ना? बाद में इस मैटर पर डिस्कशन करने के लिए मैं तुम्हें बुला लूंगा, नितिन ने कहा और भूमिका को वापस भेज दिया। भूमिका उठी और बिना कुछ कहे सुने, बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल गई। उसकी आंखें भरी हुई थी, जैसे वह बहुत ही तकलीफ से गुजरी हो। आरव के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। भूमिका का बेबस और लाचार आंसुओं से भरा चेहरा देखकर उसकी सारी नफरत, उसका सारा गुस्सा जैसे धरा का धरा रह गया हो। उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर नितिन को पकड़ ले और बुरी तरह मारना शुरू कर दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भावनाएं रोक रखी थी। कहिए मल्होत्रा साहब, कैसे लगी प्रेजेंटेशन? एक बात तो है आरव, आपके कंपनी की डिजाइन बेस्ट होती है। याद है जब मैंने प्रगति मैदान में एग्जीबिशन किया था तब आपकी हो कंपनी से सारे प्लेक्स छप कर आए थे और बड़ी तारीफ हुई थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोचा। मल्होत्रा साहब क्या कहते हो, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आरव की कंपनी को देना चाहिए?
आपको डिजाइन पसंद आई कि नहीं? सर डिजाइन तो वाकई लाजवाब है। अब आपने इन्हें सेलेक्ट किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। ऐसे ही आपकी काबिलियत कंपनी ने नहीं देखा है। आप उस काबिल है, इसीलिए इस ओहदे पर है, वो भी इतने कम उम्र में। मल्होत्रा ने नितिन को चमकाया। नितिन अपनी तारीफ सुनकर बाग बाग हो गया और हंसने लगा। अच्छा आरव, क्या प्राइस कोट किया है तुमने? मुझे पेपर दिखाओ, नितिन ने आरव से कहा। आरव ने अपनी फाइल से डॉक्यूमेंट निकालकर बिना कुछ कहे नितिन की तरफ बढ़ा दिया। नितिन ध्यान से देखने लगा और फिर वापस से उसने प्रेजेंटेशन चलाया और पेपर और डिजाइन को गौर से देखकर कुछ लिखने लगा। थोड़ी देर बाद नितिन जब सब डिजाइन देखकर फारिग हुआ तो बोला, ओके मल्होत्रा साहब, आप जाओ अपना काम करो, मैं आपसे मिलता हूँ। शाम को एक मीटिंग रख लो, तब तक मैं इनमें से बेस्ट डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सर, ये ठीक है, सब देख लेंगे, मल्होत्रा ने कहा और उठ खड़ा हुआ। शुभम, ऑफिस बॉय को बोल दो कि 2 मिनट बाद एक काफी और लेकर भेज दो। ओके सर। हाँ तो आरव साहब, प्रदीप जी कहाँ है? यार ये तो हमारा वाला रेट है ही नहीं, ये तो काफी कास्टली पड़ रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हम तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, रेट तो ठीक लगाओ यार। अगर कंपनी को 4 पैसे नहीं बचा कर दूंगा तो वो तो मुझे लात मार कर बाहर कर देगी, नितिन ने कहा। नितिन जी, आप जानते हैं हम क्वालिटी में बिल्कुल भी समझौता नहीं करते और उसी हिसाब का हमारा रेट होता है। अगर आप रेट कम करवाने की बात करेंगे तो फिर आपको थोड़ा क्वालिटी का मैनेज करना पड़ेगा, आरव ने सीधा और सपाट कहा। अरे यार, ऐसे कैसे? तुम्हें पता है बहुत सारे लोग मेरी खुशामद कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, लेकिन मैंने खुद प्रदीप जी को कोटेशन मेल करने के लिए फोन करके बोला, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध है, काम से कम उसका तो लिहाज करो। देख लो, जो बेस्ट हो वो कर दो जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे दूं, नितिन बोला। नितिन जी, पापा ने मुझसे बोला था आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूं और ये फाइनल रेट लिस्ट आपको दे दूं, बाकी मैं पापा को और भैया को आपके पास भेज दूंगा, आप उनसे फाइनल कर लेना। आरव नितिन से फुका बैठा था, उसने सख्त और तल्ख लहजे से कहा। नितिन ने आरव के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई भी भाव नजर नहीं आया। क्या बात है, हमसे आप नाराज से लग रहे हैं? नितिन ने आरव के लहजे की तलखी भाग लिया और बोला, मैं क्यों नाराज हूँगा सर, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? जिसका बिगाड़ रहे हैं या जिसका बिगाड़ चुके हैं वो आपसे नाराज होंगे, आरव बोला। मतलब? नितिन ने कुछ न समझते हुए चौंक कर कहा, मेरा मतलब ये है कि जिस पद पर आप है, आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी एक इमेज है, आपका एक वजूद है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक लापरवाही आपके कैरियर को खत्म कर दे। जिस रास्ते पर आपने कदम रखा है वो बर्बादी की तरफ जाता है। आप मेरे हमउम्र है, दोस्त से लगे, इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि अपने आप को थोड़ा संभालिए, वरना किसी दिन आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ओह अच्छा अच्छा, अब समझा, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपने देखा कुछ, तभी तो कहो अचानक से आपके मिजाज क्यों बदल से गए? नितिन मुस्कुराते हुए बेशर्मी से बोला, उसके आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं था। दरअसल बात यह है आरव, ये लड़की अभी नई नई आई है, हमारे कंपनी में डिजाइनर है। कहा करूँ यार, ये इतनी तीखी मिर्ची है कि दिल मानता ही नहीं। अब अभी जवान हूँ, दिल में कुछ अरमान है तो कब निकालूंगा। तुम भी तो मेरी ही उम्र के हो, तुम बताओ ऐसे ऐसे पीस को देखकर बर्दाश्त होता है क्या? नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नितिन, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक है क्या? क्या पता वो कौन सी मुसीबत में ये जॉब कर रही है, आरव ने टूटे हुए लहजे से कहा। मैंने कहा फायदा उठाया, तुम्हें पता नहीं है, ये खुद ही चाहती है कि कोई इनका फायदा उठाए। देखा नहीं, एक बार बोला बगल बैठने को कैसे सट कर बैठ गई। ये आजकल की लड़कियां हमसे तुमसे ज्यादा तेज है आरव बाबू, वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती है और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी जीती है।
तुम ही बताओ, आग और पेट्रोल अगर अगल बगल रखा होगा तो आग लगेगा न, आखिर कब तक बचेगा। नितिन ने अपने आप को डिफेंड किया। खैर छोड़ो, रेट का पापा से बात करके मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम आते रहना फिर यार, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम बड़े शरीफ हो, थोड़े बदमाश हो जाओ, वरना ये दुनिया शरीफों को जीने नहीं देती है। नितिन ने उठते हुए आरव को सलाह दिया। आरव का दिल किया कि नितिन की नाक पर जोर का मुक्का मारे और उसकी नाक तोड़ दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल में उठ रहे तूफान को काबू किया और उठकर सीधा बाहर निकल गया। आरव वहां से निकला, उसका पूरा दिमाग घूमा हुआ था। गुस्से से और पीड़ा से उसका दिमाग फटा जा रहा था। भूमिका की बेबसी और लाचारी से उसका दिल बहुत ज्यादा परेशान था। उसका चेहरा गुस्से से धधक रहा था और चेहरे की नसें तन गई थी। नितिन की बातें सुनकर और उसकी भूमिका के साथ की गई हरकत से वह बुरी तरह भन्नाया हुआ था। उसके इरादे भूमिका के लिए ठीक नहीं थे और भूमिका वहां पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, और यही बात आरव को परेशान करने के लिए काफी थी। वह तेजी से निकलकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और फिर बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को चलाता हुआ निकला। रास्ते भर उसका दिमाग भूमि में उलझा हुआ था और वह भूमि की सुरक्षा के लिए चिंतित था। वह अपने घर पहुंचा और बिना किसी से बात किए सीधा अपने कमरे में चला गया। आरव के पापा और भैया दोनों अभी नहीं आए थे। आरव की मम्मी ने आरव की यह हालत देखी तो घबरा गई। आरव का गुस्से से तना हुआ चेहरा देखकर आरव की मम्मी घबरा गई और उन्होंने शालिनी को आवाज दी, शालिनी, शालिनी जी, मम्मी जी। शालिनी निकलकर बाहर आई। शालिनी, अभी अभी आरव आया, लेकिन ना जाने क्यों वह बहुत गुस्से में लग रहा था और तो और बिना किसी से बात किए कमरे में चला गया। जरा जाकर देखो क्या बात है, कहीं किसी से लड़ाई करके तो नहीं आया। आरव की मम्मी ने घबरा कर कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। शालिनी भाभी भी मम्मी जी की बात सुनकर आरव के लिए चिंतित हो गई और बोली। उनके भी मन में आरव के परेशान होने की वजह जानने का ललक पैदा हो गई थी। वह जल्दी से आरव के कमरे के पास पहुंची। आरव ने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था और कमरे से कुछ टूटने की आवाज आ रही थी। शालिनी भाभी ने दरवाजा खटखटाया और आरव को आवाज लगाई। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव भैया, शालिनी भाभी ने बार बार आरव को पुकारा, कौन है? आरव ने चीख कर कहा। एक पल को शालिनी भाभी सकपका गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्यार से पूछा, आरव भैया दरवाजा खोलो। मैं हूँ भाभी। शालिनी को लगा कि जरूर कोई बात है। भाभी आप जाओ, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। आरव ने गुस्से से कहा, नहीं, आप पहले दरवाजा खोलो, मैं आपसे अभी बात करना चाहती हूँ। भाभी जी आरव के लिए चिंतित थी। वह आरव के इस तरह चिल्लाकर गुस्से से बोलने पर थोड़ा सा घबरा भी गई थी। भाभी प्लीज, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज आप चली जाए। आरव ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप दरवाजा खोलिए, मुझे अभी आपको देखना है। शालिनी भाभी ने जिद किया। आरव बार बार दरवाजा न खोलने के लिए कहता, लेकिन भाभी मानो जिद पर अड़ी थी। वो आरव के लिए वाकई में परेशान हो रही थी। आरव भैया, अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं, अगर आप मुझे अपनी भाभी मानते हैं, तो आप दरवाजा खोलकर मुझसे अभी बात करेंगे। आपको मेरी कसम है, अगर अपने तुरंत ही दरवाजा नहीं खोला तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। भाभी जी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया और रुवासी होकर बोली। आखिरकार भाभी के जिद के आगे आरव को हार माननी पड़ी और आरव ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाभी अंदर घुस गई और वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरव ने पूरे कमरे का तहस नहस कर दिया था। सारे फूलदान जमीन पर बिखरे हुए थे, सेंटर टेबल का कांच टूटा हुआ था और फोटो फ्रेम के सारे शीशे टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आरव ने पूरे कमरे में जमकर उत्पात मचाया है। शालिनी भाभी ने हैरान परेशान कभी तो पूरे कमरे को, कभी आरव के चेहरे की तरफ देख रही थी। आरव का चेहरा गुस्से और तकलीफ से भरा पड़ा था। ये सब क्या है आरव?
क्यों किया आपने ऐसा? शालिनी भाभी ने हैरानी से पूछा। भाभी प्लीज, अभी मैं आपसे बात करने के कंडीशन में नहीं हूँ, मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, आप जाएं यहाँ से। आरव ने कहा। नहीं, पहले आप बताएं कि हुआ क्या है, आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने गुस्से में हैं, और पूरे कमरे का यह हाल आपने क्यों बना दिया? शालिनी भाभी ने पूछा। भाभी प्लीज, अभी मेरा होश ठिकाने नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे भी कोई बदतमीजी कर दूं, आप जाएं यहाँ से। आरव ने भाभी के हाथों को पकड़कर उन्हें बाहर की तरफ हल्का सा धकेला। अचानक से शालिनी भाभी की नजर आरव के हाथ पर पड़ी। उन्होंने आरव के हाथ देखे तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। आरव का पूरा हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया था और उसके हाथों से खून निकल रहा था। अरे आरव, ये क्या है, इतनी चोट कैसे लग गई? आरव के हाथ से खून निकलता देखकर भाभी डर गई और घबराते हुए बोली। मैं ठीक हूँ भाभी, आप जाओ। आरव ने रुवासा होकर कहा। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, इतनी चोट लगी है और कह रहे हो ठीक हूँ? शालिनी भाभी ने गुस्से से आरव को डांटा। आप यहाँ बैठो चुपचाप, अब एक भी शब्द नहीं बोलना। शालिनी भाभी आरव के हाथ से खून निकलता देखकर गुस्से से बोली। आरव चुपचाप सिर झुकाए बैठ गया। शालिनी भाभी भाग कर गई और फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और फिर उन्होंने पूरे हाथों को साफ करके उस पर बैंडेज लगाया। आरव के हाथ में कांच चुभ गया था और इसी वजह से उसका हाथ इस तरह से फट गया था। आरव सिर झुकाए उदास चुपचाप बिना कुछ बोले सब करवाता रहा। इतनी चोट कैसे लगी, कांच क्यों चुभा, मुझे बताओ? शालिनी भाभी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आरव ने सिर झुकाकर कहा। आरव सच सच बताओ, नहीं तो मार दूंगी एक थप्पड़ आपको मैं, भाभी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए बैठा रहा और अपने जख्मी हाथों को घूरता रहा। आरव, आप कहते थे मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आप मुझसे तो बता ही सकते हैं क्या हुआ, किस बात का गुस्सा आपने यहाँ पर उतारा है? कमरे की हालत देख रहे हैं, सेंटर टेबल टूटा है, सारे फोटो फ्रेम टूटे हैं और सारे फूलदान भी टूट है, और आपके हाथ में इतना गहरा जख्म है। मम्मी पापा अभी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? क्यों किया ये सब आपने? किस बात का गुस्सा था, किस बात की तकलीफ थी आपको? आप मुझे बताइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे शार्ट आउट करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, ट्रस्ट मी। भाभी ने आरव का हाथ पकड़कर प्यार से पूछा। आरव ने पहली बार अपना चेहरा उठाकर अपनी भाभी को देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और ओठ भी फड़फड़ा रहे थे, मानो अभी के अभी वह रो देगा। आरव, क्या हुआ आपको, मुझे बताइए, ऐसे परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। पापा जी ने या तुम्हारे भैया ने कुछ कहा क्या? शालिनी भाभी आरव का यह हाल देखकर परेशान हो गई और प्यार से बोली। नहीं, आरव ने हल्के से कहा और साथ ही साथ नहीं में न में अपना सिर हिलाया। तो फिर किसी से झगड़ा हो गया क्या? शालिनी भाभी बोली। नहीं। आरव बोला। तो फिर क्या बात है, भूमि ने फिर से कुछ किया क्या या फिर किसी दूसरी लड़की ने कुछ कहा? शालिनी भाभी के मुंह से अचानक से ही निकल पड़ा। शालिनी भाभी के मुंह से भूमि का नाम सुनकर आरव बुरी तरह चौंक गया और शालिनी भाभी को देखने लगा। आपको भूमि के बारे में कैसे पता, आपको किसने बताया? आरव हैरान होकर बोला। बस पता चल गया। वो सब छोड़ो, अभी आप बताओ कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों इतने गुस्से में हैं, क्यों इतने परेशान हैं, क्यों खुद को आपने इतना चोट मार लिया? ऐसा तो तभी होता है जब आपके दिल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ और दुख हुआ हो या फिर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। शालिनी भाभी बोली। भाभी मुझे बताइए, आप भूमिका को कैसे जानती है, क्या आप उससे मिली है? आरव की सुई अभी भी भूमिका पर अटकी हुई थी। मिली तो नहीं हूँ, लेकिन जानती हूँ, मुझे सब पता है कि भूमिका आपको कैसे मिली और कहाँ मिली, और यह भी जानती हूँ कि उसने आपके साथ क्या किया था। शालिनी भाभी बोली। भाभी आपको इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई? आरव सच में हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका राज शालिनी भाभी को कैसे पता चल गया। उस दिन विवेक और साविया हमारे घर डिनर करने आए थे तो बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, क्योंकि आप तब भी बहुत उदास थे,
और मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मुझे लगा था कि आपके साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है, इसी वजह से आप इतने गुमसुम हो गए हैं। और जब साबिया ने पूरी बात बताई तो फिर मैं समझ गई। शालिनी भाभी बोली, पर आज आज क्या हुआ? क्या फिर आज भूमि ने तुम्हें कुछ कहा क्या? शालिनी ने पूछा। नहीं भाभी, कुछ कहा नहीं, लेकिन इन सब की वजह कहीं न कहीं भूमि ही है। आरव का दिमाग एक बार फिर से गुस्से फटने लगा था। आरव, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या? ऐसे गोल मोल बातें मत करो, शालिनी भाभी ने बेचैनी से पूछा। आरव को अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नजर नहीं आया और उसने सब कुछ सच सच अपनी शालिनी भाभी को बता दिया। भाभी, मैं सच में उससे बात करना चाहता था, पर बिना सोचे समझे उसने मुझे डॉट। और अब वो साला नितिन किस तरह से भूमि को परेशान कर रहा है। भूमि के आंखों में आंसू भरा हुआ था। वो बेहद बेबस और लाचार नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था बेहद तकलीफ से गुजर रही हो। और आप जानती है भाभी, भूमि हर वक्त मुस्कुराती रहती थी और हर बात पर अपना मुंह एक तरफ करके बिचकाती रहती थी, लेकिन अब जैसे मुस्कुराना ही भूल गई हो। इस तरह भूमि को उदास, लाचार और बेबस देखकर मुझे न जाने क्यों बहुत तकलीफ हो रही है और इस नितिन के ऊपर गुस्सा आ रहा है। कैसे वो भूमि को परेशान कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि वही नितिन को जान से मार दूं। आरव के आंखें एक बार फिर उदास हो गई। बोलते बोलते उसकी जुबान लर्जने लगी। तो फिर इसमें आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? खामखा आप क्यों परेशान है? ये उसकी प्रॉब्लम है। इतना एटीट्यूड है मैडम को कि बिना सोचे समझे उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया। अब क्यों नहीं मार रही है? क्या सिर्फ आप पर ही हाथ उठाना जानती थी? शालिनी भाभी ने बनावटी नफरत भरे लहजे से कहा। वो देखना चाहती थी कि आरव के दिल में क्या है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हल्के से हाथ छू भर जाने से को लड़की मुझे थप्पड़ मार सकती है? वो लड़की नितिन जैसे घटिया इंसान की ज्यादती क्यों सह रही है? क्यों नहीं उसने नितिन को रोका? क्यों नहीं उसे भी थप्पड़ मार दिया? आखिर क्यों वो इतना मजबूर है? मुझे लग रहा है जरूर कोई न कोई बात है जो भूमि इस तरह लाचार और बेबस है। आरव बोला, आप छोड़िए न, आप क्यों भूमि के लिए इतना परेशान है? जिस लड़की ने आपके साथ इतना बेकार सा व्यवहार किया, उसके लिए अब भी आप सोच रहे हैं? वो उसकी लाइफ है, उसे जो करना है करे। आप अपने आप को उसके लिए क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्या इतना सब होने के बावजूद आप उससे प्यार करते हैं? शालिनी भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, मैं कोई प्यार नहीं करता उससे, नफरत करता हूँ उससे, बहुत ज्यादा नफरत। आई हेट हर। पर जाने क्यों मुझे यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। बार बार आंखों से सामने भूमि का बेबस और लाचार चेहरा आ जाता है और उसके आंखों में भरे हुए आंसू देखकर मैं खुद के गुस्से और तकलीफ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा हूँ, क्यों मैं उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। आरव तड़फ कर बोला। शालिनी भाभी के ओठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, मानो उन्हें सब पता हो, लेकिन उन्होंने सामने से कहा। आरव, जिस लड़की ने तुम्हें और तुमने उसको अपने जिंदगी से निकाल दिया, उसके लिए खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो, उसके बारे में मत सोचो। जाओ हाथ मुंह धोकर आप नीचे आओ, मैं काफी बनाकर लाती हूँ और साथ ही साथ दवाई भी। आप भी ना बिना वजह इतने गुस्से में आ जाते हैं। कितनी बार बोला है आपसे अपने गुस्से को काबू करना सीखे, लेकिन आप ना मेरी बात सुनते ही नहीं है। बताइए क्या मिला आपको इतना गुस्सा करके? खुद का नुकसान भी किया और सारे सामान का भी। इसके पहले पापा जी और भैया आए, मैं आपके कमरे को साफ कर देती हूँ। आप चलिए मेरे साथ नीचे, शालिनी भाभी ने कहा। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, आरव ने उदास होकर कहा। मैं कह रही हूँ ना चलिए। अब आप मेरी भी बात नहीं मानेंगे क्या? वो भी उसके लिए जिसने आपकी बात भी नहीं सुनी। क्या मेरी बातों का वजन उससे भी कम है क्या? शालिनी भाभी ने मुंह बनाकर कहा। नहीं नहीं, आप अपने आप को उससे कंपेयर मत कीजिए, आप लाखों में एक है। और कहा वो नकचढ़ी घमंडी लड़की, आरव ने नफरत से कहा। तो फिर चलिए मेरे साथ नीचे अभी के अभी।
वैसे भी यहाँ चारों तरफ कांच फैला हुआ है, आपको चुभ सकता है। मैं पहले साफ कर दूं फिर आप आ जाना। भाभी ने आरव का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। भाभी की बात सुनकर आरव उठा और शालिनी भाभी के साथ चल पड़ा। पूरी रात शालिनी ने आरव के बारे में सोचा। आज आरव ने जो किया उसके बाद वह कांप गई थी। फिर आरव की बातों से उसे लगा कि भले ही वह भूमि से नाराज हो लेकिन अब भी भूमि से प्यार करता है, तभी तो उसके लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद है, वरना और किसको क्या पड़ी है किसी के भी मामले में टांग अड़ाने से। आखिरकार शालिनी ने कैसे भी करके दोनों को इकट्ठा करने आई मिलाने का प्लान किया और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करने का खुद से वादा किया। वो जानती थी कि आरव बहुत जिद्दी है और सीधी तरह से उनकी भी बात नहीं मानेगा। फिर वह प्रदीप से यह सुनकर तंग आ चुकी थी कि आरव ने आज फला लड़की को भला बुरा कहा और आज फला लड़की को बुरा कहा। शालिनी जान गई थी कि कहीं न कि भूमि की गई हरकत का खामियाजा सभी लड़कियों को भुगतना पड़ रहा था और आरव के इस कदर चिड़चिड़ा हो जाने की वजह भी कहीं न कहीं भूमि की वो हरकत ही थी जो उसने आरव के साथ किया था। इसी उधेड़ बुन में वह रात भर उलझी हुई थी। उसके आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह कोई न कोई तरीका सोच रही थी जिससे भूमि को आरव के करीब लाकर आरव के दिल में चल रहे नफरत के तूफान को शांत किया जा सके और एक बार फिर से भूमि के लिए प्यार पैदा किया जा सके और भूमि को भी अपनी गलती का एहसास हो। प्रदीप ने रात में कई बार उसकी परेशानी का कारण पूछा लेकिन शालिनी ने कुछ नहीं बताया। रोज की तरह सब तैयार होकर ऑफिस की तरफ रवाना हो गए और शालिनी घर में अकेली बच गई। उसने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए और फिर ऑफिस में फोन किया। यस प्लीज, सामने से किसी ऑपरेटर ने फोन उठाया। मैं शालिनी बोल रही हूँ, मुझे मीनल से बात करनी है अभी। इसी वक्त शालिनी ने छुट्टे ही कहा। जी मैम। शालिनी को ऑफिस में सब जानते थे, इसी वजह से उसने नहीं पूछा क्योंकि हर दिवाली पर वो आती थी। थोड़ी देर बाद मीनल लाइन पर आई। यस मैम। मीनल थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि शालिनी का इस तरह इसके लिए फोन आना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मीनल आप मेरे पास आ जाओ अभी, और इसी वक्त मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप आ सकती है? शालिनी भाभी ने पूछा। मुझसे काम है। मीनल ने चौंक कर कहा। हाँ आपसे ही काम है। शालिनी ने कहा लेकिन मैम अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, अभी कैसे? मीनल ने लाचारी से कहा। ठीक है, एक काम करो, आप कल आ जाना, कल ऑफिस से लीव ले लेना। शालिनी बोली लेकिन मैम आरव सर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप शायद नहीं जानती आरव सर का गुस्सा, वो तुरंत ही गुस्सा करने लगते हैं। वो मुझसे लीव लेने की वजह पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मीनल ने कसमसाते हुए कहा। मीनल कोई भी बहाना बना दो, काम जरूरी है, इसीलिए कैसे भी करके आरव को मनाओ। और एक बात का खास ध्यान रखना, यह बात मेरे और आपके अलावा किसी तीसरे को नहीं पता चलना चाहिए कि आपको मैंने अपने पास बुलाया है। आप आरव से कोई भी बहाना करके आ जाओ। शालिनी ने कहा। ठीक है मैम, मैं ट्राई करती हूँ। मीनन बोली। अच्छा सुनिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, अब हम इस तरह से नहीं अपने मोबाइल पर बात करेंगे, आप मुझे कॉल कर दीजिए जिससे आपका नंबर भी मेरे पास आ जाए और मैं डायरेक्ट आपसे बात कर पाऊँ। शालिनी भाभी ने कहा। शालिनी ने मीनल को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मीनल अभी तक हैरान परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शालिनी ने अचानक से उसे क्यों बुला रही है। दूसरे दिन सबके ऑफिस जाने के बाद शालिनी ने मीनल को फोन किया। मीनल आप आ रही हैं ना? शालिनी ने पूछा। जी मैम, निकल गई हूँ, आ रही हूँ, मीनल ने कहा। करीब करीब 1 घंटे बाद मीनल शालिनी के सामने थी। उसके आंखों में एक बेचैनी और शालिनी को ऐसे अपने पास बुलाने की वजह जानने की उत्सुकता थी। मीनल, तुम्हें ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेनी है, शालिनी भाभी ने कहा। लेकिन क्यों मैम? ऐसा क्या काम है जिसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी? आरव सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे और जो मेरी बैंड बजाएंगे वो अलग। मीनल ने परेशान होकर कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो,
तुम अपनी लीव एप्लीकेशन पापा को देना, आरव को कुछ मत बताना, शालिनी ने कहा। लेकिन छुट्टी लेनी ही क्यों है? किस लिए मैम? मीनल शालिनी की बात सुनकर बेचैन थी। उसको जल्द से जल्द जान लेने की उत्सुकता थी कि शालिनी करना क्या चाहती है। बताती हूँ मीनल, चिंता मत करो, शालिनी भाभी ने शांति से कहा। मीनल चुप हो गई, हालांकि उसकी उत्सुकता और उसकी बेचैनी उसके आंखों से साफ साफ दिख रही थी। मीनल, मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना, और किसी को भी इस बात की खबर भी नहीं लगनी चाहिए। ये सब मैंने करने के लिए कहा है। अगर मेरा काम हो गया तो पूरे महीने की सैलरी में तुम्हें अलग से दूंगी। लेकिन करना क्या है मैम? मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, मीनल ने घबराकर कहा। घबराओ मत, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हें एक लड़की को मेरे कंपनी के लिए हायर करना है, चाहे जैसे। मुझे हर हाल में वह लड़की मेरी कंपनी में चाहिए, शालिनी ने कहा। कौन लड़की? ऐसी क्या खासियत है उसमें जो आप उसे अपनी कंपनी में लाना चाहती है? मीनल ने कहा। मीनल, वो लड़की डिजाइनर है, वो अभी कहीं और काम कर रही है। मैं नहीं जानती कि कहाँ कर रही है, लेकिन तुम्हें उसे कैसे भी करके हमारी कंपनी में लाना है। इसके बदले में मैंने तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगी, शालिनी ने कहा। मैम, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बहुत सारी अच्छी डिजाइनर है जो अपनी कंपनी में आ सकती है, फिर यही लड़की क्यों? क्या कोई खास वजह है? मीनल की शंका का अभी भी समाधान नहीं हुआ। हाँ, खास वजह है मीनल, उसके पापा को पैरालिसिस हो गया है और अचानक से उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो कभी भी बाहर नहीं निकली है, लेकिन मजबूरी में उसे एक जगह जॉब करनी पड़ रही है। लेकिन वो जगह उसके लिए सेफ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो हमारी कंपनी में आ जाए। उसके आ जाने से तुम्हारा भी वर्कलोड कम हो जाएगा और उस बेचारी का भी भला हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शालिनी भाभी ने कहा। जी मैम, मैं समझ गई। सच में आप बहुत अच्छी है। कहते हैं जब इंसान पैसे वाला हो जाता है तो उसके अंदर पैसे का घमंड आ जाता है। लेकिन आप लोगों को देखकर लगता है अगर इंसान चाहे तो पैसा भी उसके दिल से किसी के साथ हमदर्दी और किसी की जरूरत में उसकी मदद करने का जज्बा खत्म नहीं हो सकता। मैं कर दूंगी मैम, मीनल ने खुश होकर कहा। लेकिन आरव सर वो गुस्सा नहीं करेंगे, आप उनको नहीं जानती, वो एक पल में ही गुस्सा हो जाते हैं। कहीं वो मुझसे नाराज हो गए तो? मुझे उनसे और उनकी गुस्से से बहुत डर लगता है, मीनल ने सहम कर कहा। तुम आरव की चिंता मत करो। आरव कितना भी गुस्से वाला क्यों न हो, अपने भैया की बात नहीं काट सकता। बस तुम उस लड़की को कंपनी में काम करने को राजी कर लो और मेरे पास ले आना। बाकी आगे का प्रोसेस में प्रदीप को बोलकर करवा दूंगी, फिर आरव तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, शालिनी भाभी ने कहा। ठीक है मैम, आप मुझे उस लड़की का पता बता दीजिए, वो कहाँ रहती है। बाकी मैं देख लूंगी, मीनल खुश होते हुए बोली। शालिनी ने तुरंत ही विवेक को फोन किया और उससे भूमि के घर का एड्रेस भेजने की रिक्वेस्ट किया। शालिनी ने मीनल को एड्रेस के साथ साथ 5,000 रुपए भी दिए। मीनल ने बहाना करके 15 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया। आरव ने काफी जद्दोजहद के बाद मीनल को 10 दिन की छुट्टी दे दी। अगले दिन सुबह ही मीनल रोज की तरह तैयार होकर शालिनी भाभी के बताए हुए पते पर पहुंच गई और एक किनारे खड़ी होकर भूमि के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने घर से निकलकर बस स्टॉप पहुंची और फिर खड़ी होकर अपने बस का इंतजार करने लगी। मीनल चुपचाप उसके बगल जाकर खड़ी हो गई। वह बार बार भूमि को देख रही थी, लेकिन भूमि थी कि मीनल की तरफ एक बार भी पलटकर नहीं देखा, बस टकटकी बांधे अपने बस का इंतजार कर रही थी। मीनल ने भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं समझा, बस उसको वाच करती रही। थोड़ी देर बाद भूमि की बस आ गई और वह उस पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जाने लगी। मीनल ने फटाफट एक ऑटो रुकवाया और सावधानी से इस बस के पीछे पीछे चलने के लिए बोली। बस सीधा नोएडा में स्थिति अपने फैक्ट्री में पहुंची और फिर अंदर चली गई। मीनल ने ऑटो वाले को वापस चलने के लिए कहा।
वह सीधा वापस से अपने घर आ गई। ऐसे ही लगातार 2 दिन तक वह फॉलो करती रही, लेकिन भूमि थी कि उसे मीनल से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने सिर को झुकाए नजरें नीचे किए हुए आती और बस में चढ़ जाती, इधर उधर कभी कुछ देखती भी नहीं। आखिरकार मीनल ने तीसरे दिन खुद ही कोई न कोई बहाना बनाकर बात करने की सोचा। तीसरे दिन बस स्टॉप पर भूमि को देखते ही मीनल ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। भूमि भी जबरदस्ती मुस्कुराई। मीनल भूमि के और पास आ गई और बोली, ये जो बस आपको लेने आती है, ये कंपनी की तरफ से है या फिर प्राइवेट है? नहीं, ये कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए ही है, उन्हें लाने ले जाने के लिए। भूमिका ने नॉर्मल लहजे से कहा, मैं रोज देखती हूँ कि आप यहाँ से आती जाती है। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें आप काम करती है। मीनल बोली, हाँ कंपनी तो बड़ी है। भूमि ने फिर छोटा सा जवाब दिया। मीनल बार बार भूमि से जबरदस्ती बात करती और भूमि मीनल का जवाब देकर चुप हो जाती। आखिरकार भूमि की बस आ गई और वह उसने बैठकर निकल गई। अगले दिन फिर वही बस स्टॉप, फिर से एक बार मीनल और भूमि। हाय, मीनल ने मुस्कुराते हुए भूमि का अभिवादन किया। कहा, आज आप थोड़ा जल्दी आ गई, अभी आपका बस आने में काफी देर है। मीनल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आज काम जल्दी खत्म हो गया तो इसीलिए थोड़ा जल्दी घर से निकल गई। भूमि भी मुस्कुराकर बोली, आपका नाम क्या है? मीनल ने पूछा। भूमिका, मेरा नाम भूमिका है। और आपका? भूमि ने पूछा। मेरा नाम मीनल है, मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में डिजाइनर हूँ। मीनल ने जानबूझकर ये डिजाइन वाली बात बताई। अरे वाह, आप भी डिजाइनर है? भूमि खुश होकर बोली, आप भी? मतलब आप भी डिजाइनर है क्या? मीनल ने हैरानी से कहा, हालांकि उसे पता था कि भूमि डिजाइनर है। हाँ मैं भी डिजाइनर हूँ। भूमि बोली, व्हाट ए कोइंसिडेंट, बट आपकी कंपनी काफी बड़ी है तो आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलती होगी और सैलरी भी ज्यादा होगी। मेरी कंपनी छोटी है। वैसे क्या पे कर रहे हैं आपको? अगर आप बताना चाहे तो। मीनल ने शराफत से पूछा। 29 बेसिक है। और आपका? भूमि ने पूछा। अरे 29, इससे बेटर तो मेरा है 31। ये आपकी बड़ी कंपनी है, मैंने सोचा कि आपकी सैलरी ज्यादा होगी, लेकिन ये तो कम दे रहे हैं। मीनल ने चौंक कर कहा, ठीक है जो भी है, क्या करे? भूमि के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी तैर गई। भूमि, अगर कभी तुम्हारे कंपनी में कुछ निकलेगा तो मुझे बता देना, मैं अप्लाई कर दूंगी। मीनल बोली, क्यों? आपकी तो सैलरी ज्यादा है, फिर क्यों आप छोड़ना चाहती है? भूमि ने हैरानी से पूछा। अरे यार, वहाँ का बॉस बड़ा खड़ूस है, पता नहीं क्यों लड़कियों को देखकर ही जल भुन जाता है। अगर आपने उसको नजर भर के देख लिया तो भड़क जाता है। मजाल है कि कोई लड़की उसके आस पास भी फटक जाए। साला एक तो अच्छा खासा हैंडसम है, अब तुम ही बताओ कैसे कोई लड़की ना देखे, लेकिन लड़कियों से उसे एलर्जी है। मुझे तो लगता है किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है और उसी का बदला वो हम सबसे वसूल करता है। अगर उसके पास भी खड़ी हो जाओ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे थोड़ा न होता है। मीनल ने अफसोसनाक लहजे से कहा, तो ये तो अच्छी बात है, इसकी वजह से क्या जॉब छोड़ना? भूमि बोली, क्या खाक अच्छी बात है? अरे हम लड़कियां हैं, हमारे भी सीने में दिल है, ऐसे कैसे हमें इग्नोर कर सकता है? बात करना तो दूर, साला अकड़ू नजर भर कर देखता भी नहीं और इतना हैंडसम है कि कंट्रोल ही नहीं होता। मीनल मुस्कुराते हुए बोली, मीनल एक बात कहूँ, आज के जमाने में हर तरफ लड़कियों को जहाँ किसी तरीके से अपने पहलू में लाने की होड़ चल रही हो, वहाँ अगर ऐसा कोई बंदा हो जो लड़कियों से दूर रहता हो, कितनी अच्छी बात है। उसकी कंपनी में लड़कियां कितनी सेफ होगी ना जाने क्यों। भूमि की नजरें झुक गई और आवाज में एक उदासी सी आ गई। हाँ सेफ तो है, मजाल नहीं है कोई किसी लड़की के साथ गलत हरकत कर दे, हमारा बॉस 1 मिनट में उसकी खटिया खड़ी कर देता है। और फिर उसके पापा और उसके भाई भी है, तो दोनों तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बस इसी का कुछ समझ नहीं आता, ना जाने किस मिट्टी का बना है। ऐसा लगता है कि लड़कियों से कोई लेना देना ही नहीं है। मीनल ने कहा, मीनल एक बात कहूँ, ऐसी जगह से जॉब मत छोड़ो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
इन बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों का दिल बहुत तंग होता है। वो छोटे छोटे पदों पर काम कर रहे लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और सोचते हैं कि जैसा वो चाहेंगे वो वैसा ही करेगी, और अगर लड़की वैसा करने को राजी नहीं होती है तो फिर उसे मेंटली टार्चर किया जाता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाए और टूट जाए और उसकी बात मान ले। भूमि ने उदास होकर कहा, ये क्या कह रही हो भूमि? मीनल ने भूमि की बात सुनकर हैरानी से कहा, मैं सच कह रही हूँ मीनल, कम से कम तुम सेफ तो हो, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर कोई देखने वाला तो नहीं है, तुम जैसे चाहे कपड़े पहनो, जैसे चाहे दिखो, कोई टोकने वाला कोई घूरने वाला तो नहीं है। आजकल तुम्हारे बॉस जैसा कहीं भी मिलना मुश्किल है। भूमि ने कहा, अरे तुम उसे नहीं जानती तभी ऐसा बोल रही हो, अगर इतना ही पसंद आ गया है मेरा बॉस तो मेरे यहाँ जॉब कर लो, फिर समझ में आएगा, 2 दिन भी नहीं टिक पाओगी। Z3 मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी भूमि की बस आ गई और वह मीनल से बाय बोलकर उस पर चढ़ गई। मीनल को तेज गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अगले दिन मीनल फिर से अपने वक्त पर पहुंच गई और काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन आज भूमि का कुछ पता नहीं था। लगातार 5 दिनों तक मीनल ने भूमि को फॉलो किया और आज छठे दिन भूमि गायब थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मीनल वापस अपने घर आ गई। भूमि के ना आने की वजह उसे समझ में नहीं आई, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, वह कर भी क्या सकती थी। अगले दिन छुट्टी थी और उसके अगले दिन जब दोनों वापस से बस स्टॉप पर मिली तो मीनल की जान में जान आई। हेलो भूमि, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परसों नहीं आई क्यों, कोई खास वजह? मीनल ने पूछा। मन नहीं किया मीनल, भूमि ने उदास होकर कहा। क्या बात है, आज तुम उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? कंपनी में कोई लड़ाई हो गई क्या? मीनल को भूमि के चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई दिखी। हाँ सब ठीक मीनल, तुम सुनाओ कैसी चल रही है? भूमि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मीनल भूमि के पास आ गई और भूमि का हाथ थामकर बोली, भूमि क्या बात है, तुम इतनी उदास सी क्यों रहती हो? देखो भूमि, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कह सकती हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी हो सकेगा मदद करूँगी। कहते हैं कोई भी दर्द अपने दिल में लेकर घूमो तो वह नासूर बन जाता है, उसे बाहर निकाल देने से दर्द कम हो जाता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत भोली और मासूम हो, मुझे बताओ क्या बात है? मीनल से बेहद प्यार से और अपनेपन से पूछा। भूमि पहले तो कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन मीनल के बार बार पूछने पर उसने अपना दिल खोल दिया और सब कुछ बताते बताते उसकी आंख भर आई। पूरी बात सुनकर मीनल के दिल में वास्तव में भूमि के लिए हमदर्दी पैदा हो गई और उसने मन ही मन शालिनी भाभी का धन्यवाद दिया, जिन्होंने भूमि को उस नरक से निकालने का जिम्मा उसे दिया। भूमि, तुम ऐसे जगह काम क्यों कर रही हो? छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह कर लो, मीनल गंभीरता से बोली। मीनल, हर जगह यही हाल है, कोई भी लड़की अपनी घर की दहलीज लांघकर अगर किसी भी परिस्थिति में बाहर कदम रखती है तो ये सड़ी हुई मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि वो अवेलेबल है। ऐसे लोगों की इस देश में कोई कमी नहीं है, कहाँ तक बचोगी? इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। भूमि उदास होकर बोली। भूमि, तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? मैं मेरे बॉस के बड़े भाई प्रदीप सर से बात करूं? वो बहुत अच्छे हैं और सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। वैसे मेरे बॉस भी अच्छे हैं, कभी फालतू नहीं बोलते हैं, बस जब कोई उनसे चिपकने की कोशिश करता है तो उनका पारा हाई हो जाता है। अगर तुम उनसे दूर रहोगी तो वो फिर कभी तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगे, मीनल ने कहा। भूमि मीनल की तरफ देख रही थी, कुछ नहीं बोली। भूमि, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, ना जाने क्यों तुमसे एक लगाव सा हो गया है, तुम बहुत मासूम हो, कब तक बर्दाश्त करोगी? इसके पहले कुछ देर हो जाए तुम्हें कोई न कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुरंत जवाब दो, लेकिन अगर तुम वास्तव में वहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, सैलरी भी ऑलमोस्ट बराबर है, फिर तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ता है, उससे भी बच जाओगी।
सोच समझकर जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कल फिर मिलूंगी, मीनल ने कहा और आज पहली बार खुद ऑटो करके चली गई भूमि को छोड़कर। अकेला सोचने के लिए भूमि बहुत देर तक मीनल की बातें सोचती रही और फिर उसकी भी बस आ गई और वो भी चली गई। अगले दिन भूमि वक्त से काफी पहले आ गई और वेश्वरी से बस स्टॉप पर मीनूल का इंतजार करने लगी। वह रात भर उसने मीनल के प्रपोजल के बारे में सोचती रही और फिर आखिरकार उसने उसे हाँ करने का फैसला कर लिया था। मीनल अपने वक्त पर बस स्टॉप पर आ गई। आते ही उसने मुस्कुराकर भूमि का स्वागत किया और बोली, अरे आज तो आप जल्दी आ गई, मैं ही लेट हो गई। भूमि ने मीनल को देखा और बोली, हाँ आज मैं तुमसे ही मिलने के लिए जल्दी आई हूँ, तुमने मुझे कल जो कहा है उसी के सिलसिले में बात करना था। भूमि बोली, अच्छा हाँ तो फिर बताओ क्या फैसला किया तुमने? मीनल ने गंभीरता से पूछा। मीनल, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, तुम मेरे लिए अपनी कंपनी में बात करो प्लीज, अब मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। भूमिका ने बेचैनी से कहा, ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे साथ। मीनल खुश हो गई, उसका मकसद पूरा हो गया था। कहाँ पर? भूमि ने घबराकर पूछा। अरे चलो तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मीनल ने मुस्कुराते हुए भूमिका को तसल्ली दी। मुझे तुम पर भरोसा है मीनल, भूमि ने झेंपते हुए कहा। मीनल ने एक ऑटो रुकवाया और फिर भूमि को लेकर सीधा आरव के घर पहुंची। ये किसका घर है? मीनल भूमि ने एक बार फिर घबराते हुए पूछा। ये बॉस का घर है, प्रदीप सर की वाइफ शालिनी मैम बहुत अच्छी है, वो अगर हाँ कर देंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, मैं तुम्हें उन्हीं से मिलवाने लाई हूँ। मीनल ने घर का बेल बजाया और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अरे मीनल, तुम यहाँ क्या बात है, और ये कौन है? शालिनी भाभी ने पूछा। नमस्ते मैम, मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैम ये भूमिका है, मीनल बोली। भूमिका का नाम सुनकर शालिनी चौंक गई। वो समझ गई कि मीनल ने अपना काम कर दिया। वह तुरंत दरवाजे से हट गई और बोली, आओ अंदर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। और फिर दोनों को लेकर अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची। बड़ा सा ड्राइंग देखकर भूमि थोड़ी सकुचा रही थी, लेकिन मीनल का हाथ पकड़ रखा था जिससे उसे हौसला मिल रहा था। शालिनी भाभी ने मीनल को और भूमि को बैठने के लिए कहा और फिर घर की काम वाली को पानी लाने का ऑर्डर दिया। हाँ मीनल, अब बोलो क्या कहना चाहती हो? शालिनी भाभी के ओठों पर एक विजयी मुस्कुराहट थी। मैम ये भूमिका है, मेरी दोस्त है, ये भी डिजाइनर है, थोड़ी परेशान है, मैं इन्हें लेकर आपके पास आई हूँ, आप प्लीज इनकी हेल्प कर दीजिए। मीनल ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? शालिनी भाभी बोली, मैम अगर आप इन्हें सर से रिकमेंड करके अपने यहाँ रखवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, ये आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। सच कहूं तो अपने कंपनी में कम से कम 2 डिजाइनर की जरूरत है, अगर आप इन्हें भी रख लेंगी तो मेरा काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, अभी बहुत ज्यादा वर्क लोड पड़ता है और कंपनी को भी इनसे फायदा होगा, प्लीज मैम इतना फेवर कर दीजिए। मीनल ने शानदार एक्टिंग की। शालिनी भी मन ही मन मीनल की एक्टिंग से खुश हो गई। मीनल, अगर तुम इन्हें मेरे पास लाई हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, तुम चिंता मत करो। भूमि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं प्रदीप से बोल दूंगी। शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। भूमि खुश हो गई, उसके आंखों में आंसू भर आए। शालिनी के व्यवहार ने सच में उसका दिल जीत लिया। अरे भूमि, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और अपनी मेहनत से और अपने काबिलियत से सबका दिल जीत लोगी। शालिनी भाभी ने लपक कर भूमिका का हाथ थाम लिया और उसके सिर पर अपना हाथ फिराने लगी। भूमिका के ओठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट खिल गई। मीनल और भूमि दोनों शालिनी के घर से बाहर निकले। देखा, मैंने बोला था ना कि मैम बहुत अच्छी है, वो जरूर हमारी हेल्प करेगी, मैम बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है। मीनल ने चहकते हुए कहा। हाँ सही कहा था मीनल, भूमि मुस्कुराते हुए बोली। अनायास ही उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट आ गई थी। भूमि आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे से लग रहा था आज वह खुलकर मुस्कुराई थी।
उसके अंदर जैसे उसका टूटा हुआ उसका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो गया था। थैंक यू मीनल, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं उस कंपनी में घुट घुट कर रह रही थी, ऐसा समझ लो। और अगर जॉब छोड़ देती तो मेरे पापा का इलाज कैसे होता और मेरे घर का खर्चा कैसे चलता, इसीलिए मुझे मजबूरी में वो जॉब करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो ठीक ठाक पे कर रहे थे। भूमि की आंखों में मीनल के लिए आभार भरा हुआ था। अरे पागल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही दोस्त नहीं बोला है, दोस्त माना भी है। बस अब तो तुम जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम दोनों साथ में आएंगे जाएंगे। मीनल खुश होकर बोली, लेकिन एक बात मैं तुमसे क्लियर कह दे रही हूँ, तुम इस बात का ध्यान रखना, उस खड़ूस से दूर रहना, कभी उसके पास जाने की कोशिश मत करना। और कभी उसके चेहरे पर तुम्हें क्रश हो जाए तो अपने दिल के उस ख्याल को निकाल के कहीं दूर ले जाकर एक गहरा गड्ढा खोदना और उसमें दफन कर देना। मीनल भूमिका को वार्निंग देते हुए हंसते हुए कहा। मीनल की बात सुनकर भूमि भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम चिंता मत करो मीनल, ऐसा वैसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता, तो कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। भूमि बोली, अच्छा चलो भूमि, में अब निकलती वो, आज तुम्हारे चक्कर में मेरी भी छुट्टी हो गई, फिर मिलेंगे मीनल ने कहा और जाने लगी। मीनल रुकना, भूमिका ने पीछे से आवाज दी। हाँ क्या है भूमिका? मीनल ने पलटकर पूछा। मीनल, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज मेरे साथ चलकर लंच कर लो, भूमि ने सकुचाते हुए याचना भरे लहजे से कहा। अच्छा तो मैडम मुझे लंच करवाकर अपने ऊपर किए गए एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वाह क्या बात है, तुम तो हिसाब किताब की बड़ी पक्की निकली। भूमि की बात सुनकर मीनल ने गंभीरता से कहा, रे नहीं नहीं मीनल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी जिससे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करने को मिल जाए। मीनल की बात सुनकर भूमि सकपका गई, उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। भूमि का चेहरा देखकर मीनल हंस पड़ी। अरे तुमने तो सीरियसली ले लिया यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सच में न बहुत मासूम हो। वो क्या है ना भूमिका, मैं लंच लेकर आई हुई हूँ, तो आज नहीं फिर किसी दिन, याद रखना मेरा ये लंच तुम पर ड्यू है, जब दिल करेगा ले लूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। मीनल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके ओके, भूमि मुस्कुराकर बोली और फिर मीनल अपने रास्ते चली गई। मीनल के जाते ही भूमि ने एक लंबी सी सांस ली, मानो लंबी रेस लगाकर आई हो। फाइनली एक टेंशन तो कम हुई, अब पापा की टेंशन है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। भूमि ने बुदबुदाकर कहा, साले नितिन, में आ रही हूँ तुम्हारी लंका में आग लगाने, तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर मुझे नहीं भूल पाएगा। भूमि की आंखें गुस्से से जल उठी। अगले दिन भूमि खूब अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस गई। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब नितिन उसे अपने पास बुलाए। वो जानती थी कि वो कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं हो सकती, और उसे देखते ही उसे अपने केबिन में आने के लिए कहेगा। थोड़ी देर बाद, जैसा कि उसे पूरी उम्मीद थी, ऑफिस बॉय आया और मुस्कुराते हुए बोला, भूमिका मैडम, आपको नितिन सर ने अपने केबिन में बुलाया है। जल्दी भूमिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह उठी और सीधा नितिन के ऑफिस में पहुंची। यस सर, भूमिका ने नितिन के ऑफिस में जाकर पूछा। नितिन ने नजर उठाकर भूमिका को देखा, इसके आंखें मानो पलके झपकानी ही भूल गई हो। वह एकटक भूमिका को देखने लगा। ओह माई गॉड, व्हाट ए लुक भूमिका, यू आर लुकिंग किलर टुडे। नितिन मानो हैरानी से अपनी आंखें बंद करना ही भूल गया हो और अपनी आदत से मजबूर होकर बोला, थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। भूमिका आज किसी और मूड में थी, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूमिका तुम ऐसे ही रहा करो, मेरा दिल लगा रहेगा। जब फिस में चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हो तो दिल लगा रहता है और काम करने का मन लगता है। नितिन ने बेशर्मी से बोला। भूमिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही, हालांकि उसके दिल में नितिन के लिए नफरत बढ़ रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी? सब ठीक है ना? कहाँ गई थी? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बेचैन हो जाता हूँ, नितिन ने कहा। भूमिका का दिल किया कि नितिन के नाक पर जोर से पंच करके उसकी नाक तोड़ दे,
लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, इसीलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया और शांति से बोली, सर वो कुछ पर्सनल काम था इसीलिए नहीं आ पाई, मैंने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था अपने सीनियर को। अरे यार तुम मुझे सर मत बोला करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम मुझे नितिन कहा करो, मैं सबके लिए सर हूँ लेकिन तुम्हारे लिए सर नहीं हूँ क्योंकि तुम स्पेशल हो। वैसे क्या पर्सनल काम था मुझसे बता सकती हो, अब मुझसे क्या शर्माना, नितिन ने बेहयाई से कहा था। कुछ सर, भूमिका के ना चाहने के बावजूद उसके चेहरे पर तलखी आ ही गई। फिर सर, अरे नितिन कहो ना, तुम्हारे मुंह से नितिन सुनकर अच्छा लगेगा। वैसे कितना पर्सनल था, बॉयफ्रेंड के साथ थी क्या? बॉयफ्रेंड तो होंगे ही ना, उसी के साथ घूमने गई थी ना, नितिन ने भूमिका की आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब से दूर रहती हूँ। भूमिका को न चाहते हुए भी गुस्सा आ गया और उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। अरे तुम तो गुस्सा कर गई यार, बॉयफ्रेंड तो आम बात है, यहाँ लड़कियां एक टाइम में 3-3 बॉयफ्रेंड रखती है, तभी तो सैलरी होगी 20,000 और खर्चा करेगी 50,000, आखिर वो सब कैसे करती है तुम्हें पता है ना? तुम्हारा मन नहीं करता कभी शॉपिंग, मूवी, एक्सपेंसिव गिफ्ट? तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो आसानी से कोई भी मिल जाएगा, नितिन ने कहा। सर प्लीज, मुझे ये सब नहीं पसंद है, आप बताएं मुझे क्यों बुलाया आपने? भूमिका ने गुस्से से कहा। भूमिका का पारा हाई होता देख नितिन थोड़ा संभल गया और बोला, तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया था लीव का? ऑफिस का रूल है, अगर किसी को लीव लेना हो तो उसे एडवांस में एप्लीकेशन देना होता है, वरना उसकी डबल सैलरी डिडक्ट होती है। पर कोई बात नहीं, तुम स्पेशल हो इसीलिए तुम्हारे लिए मैं रूल को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम कोई वैलिड रीजन बता दो। अब बोलो, 2 दिन कहाँ थी? नितिन वापस से उसी पर आ गया जहाँ उसने छोड़ा था। सर मेरे पापा की तबीयत खराब है, उन्हीं के मेडिसिन के लिए गई थी। भूमिका ने असल बात छुपा ली। अरे क्या हुआ तुम्हारे पापा को? नितिन ऐसे चौंका जैसे कोई अनहोनी हो गई। सर उन्हें पैरालिसिस हुआ है, भूमिका को न चाहते हुए बताना पड़ा। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ, फिर तो बहुत पैसा लग रहा होगा, कैसे मैनेज करती हो? सैलरी से पूरा हो जाता है, कैसे होता होगा? नितिन ने अफसोस भरे लहजे से कहा, मैं कर लेती हूँ सर मैनेज, कोई इश्यू कही है? भूमिका नितिन को असलियत बताकर पछता रही थी। मैं समझ सकता हूँ भूमिका तुम्हारी परेशानी, तुम कहने में झिझक रही हो, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरा दिल इतना भी तंग नहीं है। मैं अगले महीने से तुम्हारी सैलरी में 5,000 इम्प्रूवमेंट करवा देता हूँ, और अभी के लिए ये लो मेरी तरफ से कुछ पैसे। कहकर नितिन ने करीब करीब 20,000 निकालकर टेबल पर रख दिए। इसे रख लो, काम आएंगे। थैंक यू सर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? भूमिका ने कहा, तुम घबराओ मत, इसे तुम रख लो और ये तुम मुझे वापस भी मत करना, मुझे पता है ना पैसे लगते हैं, घबराओ मत, अपना समझ कर रख लो। समझ लो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरी तरफ से ये पहला गिफ्ट, बदले में मुझे थोड़ा सा वक्त दे देना, तुमसे बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नितिन बोला। भूमिका का चेहरा गुस्से से धड़कने लगा, वो नितिन की इस मेहरबानी का मतलब खूब अच्छी तरह समझ रही थी। अचानक से नितिन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उठकर भूमिका के पास आ गया। भूमिका चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। नितिन उसके बिल्कुल पास आ गया और बोला, भूमिका मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें बहुत दूर पहुंचा सकता हूं, तुम जानती हो कि इस कंपनी में मेरा क्या रुतबा है, अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगा, और आज के जमाने में पैसा और पोजीशन ही सब कुछ है, तुम्हारे पास दोनों होंगे। इस ऑफिस में हजारों लड़कियां हैं, तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें चुना है, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नितिन बिल्कुल भूमि के पास आ गया और उससे सटते हुए बोला, सर आप दूर हो जाएं, सर मुझे डर लगता है। भूमि ने सहमने की शानदार एक्टिंग करते हुए कहा। नितिन भूमिका की यह बात सुनकर खुश हो गया, उसे लगा कि भूमिका तैयार हो गई, वह लपक कर आया
और उसने भूमिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, डरने की क्या बात है, किसी को क्या पता चलेगा, और किसी को पता चल भी गया तो किसकी औकात है मेरे खिलाफ बोलने की। नितिन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, भूमिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। भूमिका, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल बेकाबू हो जाता है, तुम जो कहोगी वो सब मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बस तुम मेरी बात मान जाओ, कहकर नितिन भूमिका को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन भूमिका ने चालाकी से झुककर अपने आप को बचा लिया और फिर बड़ी सफाई से गिरने के बहाने सीधा टेबल पर पड़ी बेल पर हाथ मार दिया और सीधी होकर मुस्कुराई मानो नितिन की खिल्ली उड़ा रही हो। उसको मुस्कुराते देखकर नितिन का हौसला बढ़ गया और उसने सीधा आकर भूमिका को दबोच लिया। भूमिका जी जान से छूटने की कोशिश करने लगी और फिर तभी दरवाजा खुला। वह बेल जो भूमिका ने जानबूझकर दबाया था, उससे ऑफिस बॉय को लगा कि नितिन उसे बुला रहा है। ऑफिस बॉय ने अंदर का नजारा देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने देखा कि भूमिका छूटने की कोशिश कर रही थी और नितिन ने उसे दबोच रखा था। भूमिका ऑफिस बॉय को देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। भूमिका के इस तरह चिल्लाने से जैसे नितिन को होश आया हो। नितिन ने झट से भूमिका को छोड़ दिया। ऑफिस बॉय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह शॉक में था और उसने अब भी दरवाजे को वैसे ही खोल रखा था और भूमिका के चिल्लाने से और लोग दौड़ के नितिन के केबिन के सामने इकट्ठा हो गए। भूमिका जैसे ही नितिन के चंगुल से छूटी, उसने घूमकर सबके सामने नितिन के गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद दिया। तड़ाक थप्पड़ की जोर की आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। उसके बाद तो जैसे भूमिका को दौरा पड़ गया, उसके अंदर जैसे भूत घुस गया। इसके अपने दोनों हाथों से नितिन के गालों पर चाटों की बौछार कर दी। जब से मैं यह आई हूँ तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। क्या समझता है खुद को, पैसे है, पावर है तो कोई भी तेरी जायज नाजायज डिमांड पूरी कर देगा। मजबूर हूँ तो क्या तुमको मैं अपने साथ कुछ भी करने की छूट दे दूंगी। वह हिस्ट्रियाई अंदाज से चिल्लाए जा रही थी। आज तक जो भी उसने टॉर्चर सहा है, जितनी भी ज्यादती सही है, उस सब का गुस्सा आज उसने उतार दिया। नितिन के दोनों गाल लाल हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से उसके साथ हुआ क्या। भूमिका ने तबीयत से नितिन को कूटा और वो भी उसी के ऑफिस में उसके स्टाफ के सामने। नितिन को जब तक भूमिका का प्लान समझ में आया, जब तक वह समझ पाता कि भूमिका ने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूमिका, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा कंपनी में रहना मुहाल कर दूंगा। नितिन अपमान की आग में जल रहा था। गुस्से से बोला, जीना तो तब मुहाल करेगा जब मैं यहाँ रहूंगी। ये पकड़ मेरा रिजाइन। मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ तेरे जैसे मानसिक रूप से बीमार लोग बड़े पदों पर बैठो हो। तेरी कंपनी तुम्हें ही मुबारक हो। भूमिका का चेहरा गुस्से से धधक रहा था। नितिन को उम्मीद नहीं थी कि वो नरम नाजुक लड़की उसकी ऐसे बैंड बाजा देगी। ऑफिस के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। सबने नितिन को भूमिका के हाथ से चाटे पड़ते हुए लाइव देखा। नितिन इस बेइज्जती से तिलमिला गया। वह बोला, आप लोगों ने देखा न कैसे ये बदतमीज लड़की मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, और जब मैं इसे ऐसा करने से रोका तो यह मुझे ही उलझ गई और कहने लगी कि मुझे पैसे दो, नहीं तो सबके सामने इज्जत उतार दूंगी और झूठ मूठ का चिल्लाऊंगी। मैंने इसे सीधा साधा समझा था, लेकिन ये मुझसे चिपकने लगी और पूरी बेशर्मी पर उतारू हो गई। नितिन ने सफाई दी। कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा था और जब से कर रहा है, यह जानने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसको शक हो वो इस ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देख ले। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, भूमिका ने कहा। और हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ इसने ऐसा किया है। जिसके साथ इसने ऐसा किया है, उन सबको इस घटिया आदमी के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। आखिर कब तक चुपचाप सब सहन करती रहोगी? ये कैसा है, ये इस कंपनी को भी पता होना चाहिए, जिससे कंपनी इसे लात मार कर बाहर करे।
ये आदमी इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। आखिर कब तक इसके जुर्म और ज्यादती को बर्दाश्त करती रहोगी आप सब? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे, भूमिका ने कहा और फिर बाहर निकल गई। भूमि आंधी की तरह आई और तूफान की तरह नितिन का इज्जत, उसका रुतबा, उसकी हैसियत तहस नहस करके चली गई। आज उसे जाकर मानसिक सुकून मिला था। अगली सुबह भूमिका सोकर उठी। आज उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मन में एक उत्साह था, वरना तो उठने का और ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता था उसका। भूमिका बड़े दिनों बाद आज बहुत खुश थी और उसकी वह खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी। नितिन को सबक सिखाकर उसे मानो तसल्ली मिल गई हो और उसे नई जॉब भी मिल गई। इसीलिए सबसे पहले वह मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद करना चाह रही थी। वैसे भी उसके नए जॉब का आज पहला दिन था, तो वह भगवान के दर्शन करने के बाद ही अपना नया जॉब और नया ऑफिस शुरू करना चाहती थी, जिससे दोबारा वैसी नौबत न आए जैसा पहले हो चुका था। भूमिका ने मीनल को फोन कर दिया था कि वह उसे मंदिर के बाहर मिल जाए। वह उसे वहीं मिलेगी और खुद मंदिर के लिए निकल गई। रात में प्रदीप घर आया तो शालिनी ने भूमिका को अपने कंपनी में रखने की गुजारिश की और प्रदीप ने भूमिका को रखने की इजाजत दे दी। अगले दिन सुबह सब के सब ऑफिस जाने को तैयार थे। प्रदीप तो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन आरव को थोड़ा टाइम लग रहा था। वह भी नाश्ता करके तैयार होकर निकलने वाला था कि शालिनी भाभी आ गई। आरव, आप ऑफिस जा रहे हो ना? शालिनी भाभी ने कहा। क्या भाभी, आप भी? ये कैसा सवाल है? अरे तैयार होकर कहाँ जाऊंगा, ऑफिस ही जाऊंगा ना? आरव मुस्कुराते हुए बोला। क्यों सिर्फ तैयार होकर ऑफिस ही जाते हैं, कहीं और नहीं जा सकते? क्या पता तैयार होकर डेट पर जाने की तैयारी हो? वैसे देवर जी, मेरी देवरानी को कब तक लाने का इरादा है? आखिर कब तक मैं अकेले ही रहूंगी? अब तो अकेले किचन में खड़े होने का भी मन नहीं करता। जल्दी कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद सिलेक्ट कर लूंगी, फिर मत कहना कि अच्छी है या बुरी है। शालिनी भाभी मुस्कुराती हुई आरव को छेड़ने लगी। यही सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ। आप मुझे चाचू कब तक बनाएगी? कब मुझे मेरे भतीजे के साथ खेलने का मौका मिलेगा? कब मैं अपने भतीजे को अपने पीठ पर बैठाकर घुमाऊंगा? बोलो, आरव ने पलटकर सवाल कर लिया। उसके भी आंखों में एक शरारत थी और उसकी शरारत को समझकर शालिनी झेप गई। आपसे तो बात करना बेकार है, लग रहा है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपसे जब भी शादी की बात करती हूँ तो आप ऐसे उल्टे हमसे ही सवाल करने लग जाते हैं, शालिनी भाभी ने मुंह बनाकर कहा। शालिनी को नाराज देखकर आरव अपनी भाभी के पास आ गया और उसे पकड़कर जबरदस्ती सोफे पर बैठा दिया और खुद घुटने के बल उनके पैरों के पास बैठ गया और उनका दोनों हाथ पकड़कर बोला, भाभी, आप मुझसे नाराज न हुआ करे। जब आप नाराज हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। आप जैसी कोई ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिल गई उस दिन सबसे पहले आपको बता दूंगा। अब मेरी क्या गलती है? आपने भैया से शादी कर ली, वरना आपसे मैं कर लेता। और सबसे दुख की बात है कि आपकी कोई बहन भी नहीं है, वरना तो कब कहाँ बोल देता। आरव ने शालिनी का दुलार से कहा। चल हट बदमाश कहीं का, सिर्फ बातें करवा लो बस। शालिनी भाभी ने आरव के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, ये जो लड़कियों पर अपना गुस्सा उतारते हो ना, वो थोड़ा ठीक कर लो, वरना फिर जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे रह जाओगे। किसी के गलती की सजा किसी को देना अच्छी बात नहीं है। देवर जी, अब मेरे से काम नहीं होता आपका। अपना काम करवाने के लिए कोई जल्दी से जल्दी ढूंढ लो, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं ही ढूंढ लूं, शालिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी भाभी को मुस्कुराते देख आरव भी मुस्कुराने लगा। चलता हूँ भाभी, शाम को मुलाकात होगी, फिर इस मैटर पर बैठकर तसल्ली से डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो बच्चा हूँ कहाँ, अभी से शादी वादी करवाने के चक्कर में पड़े हैं, आरव बोला और जाने लगा। अचानक जैसे शालिनी को कुछ याद आया हो,
उसने जाते हुए आरव को रोका और बोली, आरव, ऑफिस जाते हुए जो रास्ते में मंदिर पड़ता है वहाँ एक छोटा सा काम है, कर दोगे क्या? शालिनी भाभी ने कहा, अपनी भाभी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप बताइए तो सही। आरव बोला, जान नहीं चाहिए, जो बोला है वही लाकर दे दो, बस रुको 1 मिनट आती हूँ। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो उसके हाथ में एक थैला था। ये लो, इसे रास्ते में जो मंदिर पड़ता है उसके पुजारी जी को दे देना। क्या है ये? आरव ने उत्सुकता से पूछा। अरे परसों मंदिर में भंडारा है तो खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स है और थोड़े से पैसे हैं। मुझे जाना नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो इसीलिए आप जाकर पकड़ा देना, शालिनी भाभी ने कहा। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आरव तबीयत की बात सुनकर घबरा गया। अरे कुछ नहीं, घबराओ मत, वैसा कुछ नहीं हुआ, बस मुझे मंदिर नहीं जाना है, शालिनी भाभी बोली। क्यों? आरव ने पूछा। इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है बुद्ध, जाओ मम्मी जी से पूछो या फिर जब मेरी देवरानी आएगी तब समझ में आ जाएगा, अभी जितना कह रही हूँ आप उतना कर दो, शालिनी भाभी शर्माते हुए बोली। आरव ने चुपचाप वह थैला थाम लिया और फिर लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। भूमि काफी देर तक मीनल का इंतजार करती रही और जैसे ही मीनल आई दोनों मंदिर के अंदर गई और अपने हाथ में प्रसाद को लेकर उसने मंदिर के पुजारी जी को भगवान का भोग लगाने के लिए दिया। आरती का समय हो रहा था। पुजारी जी ने भूमि और मीनल के हाथ से प्रसाद लेकर मंदिर का पर्दा लगा दिया और भगवान जी का भोग लगाने लगे। घंटे घड़ियाल शंख के साथ आरती गाने की आवाज जोर जोर से गूंजने लगी। भूमि और मीनल के साथ साथ बहुत सारे लोग आरती गा रहे थे और भगवान जी के मूर्ति के सामने खड़े थे और मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। संयोग बस उसी टाइम आरव भी शालिनी का दिया हुआ थैला लेकर पहुंच गया और पुजारी जी को खोजने लगा। लेकिन पुजारी जी अंदर भोग लगाने में व्यस्त थे, मजबूरन उसे उन्हीं भीड़ में खड़े होकर पुजारी जी के आरती खत्म कर लेने का इंतजार करना पड़ा। मंदिर का वातावरण ऐसा था कि सबके सब हाथ जोड़े आरती गाने में व्यस्त थे और सब भाव विभोर होकर आरती कर रहे थे। आरव का भी हाथ अनायास ही जुड़ गया और वह भी हाथ जोड़े खड़ा हो गया। आरव के ठीक बगल थोड़ा आगे भूमि खड़ी थी, लेकिन ना तो आरव को भूमि के बारे में पता चल रहा था, ना ही भूमि ने पीछे मुड़कर आरव को देखा। भूमि ने खैर आरव को देखा ही नहीं, लेकिन आरव भी भूमि को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि भूमि ने अपने सिर को दुपट्टे से ढक रखा था। थोड़ी देर बाद मंदिर का पट खुला और पुजारी जी हाथ में प्रसाद लेकर आए और एक तरफ से सबको प्रसाद बांटने लगे, साथ ही साथ सबको तिलक भी करते जा रहे थे। सब लोग पुजारी जी को प्रणाम कर रहे थे और पुजारी जी आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। पुजारी को देखकर भूमिका ने पुजारी जी के चरण स्पर्श किया। ठीक उसी वक्त आरव भी पंडित जी के चरण स्पर्श को झुका और पंडित जी ने एक के बाद एक दोनों को प्रसाद दिया और यशस्वी भव और सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। चूंकि भूमि और आरव एक दूसरे के लगभग बगल ही खड़े थे, इसीलिए पुजारी जी को भ्रम हो गया कि ये दोनों पति पत्नी है। आरव ने सुना तो चौंक गया, भूमि भी चौंक गई और साथ ही साथ मीनल भी। अनायास ही मीनल ने घूमकर उस तरफ देख लिया जहां आरव खड़ा था और आरव को देखते ही उसके आंखों में खौफ सिमट आया। आरव के चेहरे पर नजर पड़ते ही मीनल के होश गुम हो गया। वह घबरा गई और जल्दी से उसने भूमि का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और लोगों के भीड़ में गुम कर दिया। आरव ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन इतनी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ भूमि के दुपट्टे और कपड़े के अलावा कुछ नहीं देख पाया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ।